निलेश, जैसे 100 वर्षों के इतिहास की हम बात करते हैं, भारत के इतिहास का एक पहलू है ऑल इंडिया रेडियो। बिल्कुल है। और आपने शुरुआती समय की बताई थी 1922 में पहला रेडियो सिग्नल भारत में मुंबई में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने 1922 में भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ। वो बॉम्बे से हुआ। वहाँ के जो गवर्नर थे वो मुंबई प्रोविंस के, वो पूना में बैठे थे जी। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ के साथ कोलैबोरेट करके एक म्यूजिकल पीस ब्रॉडकास्ट किया जो उन्होंने पुणे में सुना। दिस वाज इन 1922। उन दिनों बहुत प्रेस्टिजियस था क्योंकि रिसीवर होते नहीं थे लोगों के पास, इंपोर्टेड हुआ करते थे। तो लोग रेडियो को अपने घर के बाहर रख के जोर से बजाते थे ताकि लोगों को ये लगने लगे कि देखो इनके पास रेडियो है। स्टेटस सिंबल था, बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था कि मेरे घर में रेडियो और उस रेडियो को सुना जा रहा है। रेडियो इज बीइंग हर्ड ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने इस तरह से उनको ट्विस्ट किया। तो गवर्नर जनरल साहब इमीडिएटली, व्हाई डोंट वी कॉल इट ऑल इंडिया रेडियो? ऑल इंडिया और इंडिया की बात से नहीं हो। और ये उनका मकसद ही ये था, उसको ये कहलवाना चाहते थे। कहने को तो आज आप कहे कि न्यूज़ कई लोग पढ़ते हैं। मेरे फादर मराठी न्यूज़ पढ़ते थे। महाराष्ट्र हम जाते थे तो मतलब उनका कभी कोई काम नहीं रुकता था। ही वुड जस्ट वॉक एंड से दत्ता कुलकर्णी, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। उन लोग मैंने ऐसे खड़े होते देखे, अरे अरे साहब आप यहाँ, मतलब एक स्टारडम था उसके साथ। क्रिकेट कमेंट्री ने मुझे लगता है एक तो क्रिकेट को बहुत पॉपुलर करा। आज हम क्रिकेट को एक भारत में रिलीजन के तौर पर देखते हैं। जो प्योरिस्ट होगा वो हमेशा कहेगा कि रेडियो कमेंट्री ही असल में कमेंट्री है, टेलीविजन कमेंट्री ही नहीं है। नीलेश, एक और बहुत खास इम्पोर्टेंट बात जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात। बिल्कुल। मेरे ख्याल 2014 अक्टूबर में विजयदशमी के दिन ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, पहला ब्रॉडकास्ट हुआ, और इसकी आज बहुत हम देखते रीच है, बहुत एक फैन फॉलोइंग है। करोड़ों लोगों से प्रधानमंत्री जी सिर्फ इस अपने प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं। कि इस मन की बात को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी टेलीविजन का भी इस्तेमाल कर सकते थे जी, लेकिन उन्होंने रेडियो ही चुना जी। रेडियो चुनने का कारण था कि इस बात की एक प्रकार से वो एक वैलिडेशन थी जी कि भारत में अगर आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो एकमेव साधन रेडियो है और उसका एकमेव चैनल जो है वो ऑल इंडिया रेडियो। इस बात की वैलिडेशन हुई इस बात से। नमस्कार, स्वागत है फिर से सबका किताबी बातों में। मैं अभिषेक हूँ। दोस्तों, अगर OTT, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स के दौर में बात की जाए ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की, तो आप कहेंगे एक बहुत पुराने ज़माने की, एक भूले बिसरे ज़माने की बात हो रही है, एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं और आज भी ये टेक्नोलॉजी, ये रेडियो, ये चैनल वेल अलाइव है और इनकी बहुत बड़ी व्यूअरशिप है। बहुत से लोग हैं जो आज भी इसको सुनते हैं, अपना पहला प्रेफर्ड मीडियम रखते हैं न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए। 100 वर्षों का इंस्टीट्यूशन, जी हाँ, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी अपने साथ बहुत सा इतिहास समेटे हुए हैं। भारत का, भारत की सभ्यता का, भारत के आज़ादी का, भारत के लगभग हर पहलू का। और इस बारे में बात करने के मेरे साथ आज है निलेश कुलकर्णी जी, जिनकी लेटेस्ट बुक आकाशवाणी अ सेंचुरी ऑफ स्टोरीज थ्रू ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हम बात करेंगे। निलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मिलकर अच्छा लगा अभिषेक। मुझे आप थर्ड गेस्ट हैं जो सेकेंड टाइम आ रहे हैं मेरे पॉडकास्ट पर। और कुछ महीने पहले हम मिले थे, तब भी हमने इतिहास की बात करी थी जी। वो था भारत की आज़ादी का इतिहास जी। दादरा नगर हवेली की लिबरेशन। आज हम बात करेंगे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के इतिहास, जो आपने लिखी है अपने को ऑथर विक्रांत पांडे जी के। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मैं पहला गेस्ट होऊंगा जो 3 बार आएगा। बिल्कुल। तो निलेश, ऑल इंडिया रेडियो, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, मैंने बोला कि जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की तो लोग एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और इस तरह से देखते हैं। और जैसा कि मुझे आपकी बुक से पता चला कि ये ना तो आउटडेटेड है और ना ही ये कहीं जा रहा है, इसका आज बहुत सी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। तो सबसे पहला मैं एक जानना चाहता था कि रेडियो आकाशवाणी के बारे में लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अरे ये तो बहुत पुराना, ये मेरा पर्सनल इतिहास है जिसमें हमें शायद जाना पड़ेगा कि मेरा रेडियो से संबंध बहुत पुराना है। पहला संबंध तो ये है कि मेरे पिताजी दत्ता कुलकर्णी, ही वॉज पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो फॉर अबाउट 40 ईयर्स। मतलब हम ऑल इंडिया रेडियो का नमक खा के बड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली एक हमारे सिर पे समझिए ऑल इंडिया रेडियो का एक कर्ज था, जिसे बहुत आंशिक रूप में मैंने इस पुस्तक को लिखकर और वापस करने की कोशिश की है। दूसरा, मेरा अपना संबंध भी ऑल इंडिया रेडियो से रहा, क्योंकि पहली बार मैं जब माइक पर मैंने कुछ बोला तो वो माइक पर मैंने ऑल इंडिया रेडियो के चिल्ड्रंस प्रोग्राम में बोला था। तब मैं शायद 7 या 8 साल का रहा होगा जब पहली बार मुझे चिल्ड्रंस प्रोग्राम में ऑडिशन करने के बाद एक छोटे से प्ले में एक रोल मिला था। तो वो पहला ओकेजन था कि जब मैंने माइक पे बोला। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मुझे याद समझिए है, एक मेमोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उस समय प्रोड्यूसर चिल्ड्रंस प्रोग्राम के एक बड़े वेटरन प्रोड्यूसर थे, बच्चों से काम लेने में बहुत एक्सपर्ट थे,
उनका नाम था बालकराम नागर। मुझे उनकी शक्ल और उनका नाम अब तक याद है, आफ्टर सम 60 ऑड ईयर्स ऑल्सो। जी जी। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं एक थर्सडे को उनके पास ऑडिशन का रिजल्ट लेके गया, फादर मुझे लेके गए, तो उन्होंने कहा कि अरे यार वो संडे को एक प्रोग्राम है और उसमें वो लड़का जो बीमार पड़ गया है, तू कर लेगा? तो हमने भी कहा कर लेंगे, हमें क्या पता क्या करना है। तो हमने कहा सर आप सिखा दोगे ना? ले हाँ सिखा देंगे, आ जाओ। तो गए, कोई ऐसा प्ले था जिसमें एक लड़का पहले ही सीन में भागता हुआ आता है और अपनी माँ को, उसने अव्वल आया होता है क्लास में, तो वो भागता हुआ आता है, बोलता है माँ मैं पास हो गया, माँ मैं पास हो गया। तो वो ऑल इंडिया रेडियो को कुछ सेटअप उस टाइम ऐसा होता था कि आप इधर हैं, आप आर्टिस्ट स्टूडियो में हैं जी और एक पीछे ग्लास पेन है जिसके पीछे कंट्रोल पैनल है, उसमें आपके डायरेक्टर खड़े हैं और वो टेक्नीशियन उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही भागता आया, माँ मैं पास हो गया, माँ मैं पास हो गया, तो वहां से वो थपाने लगे ऐसे ऐसे करके उसको ग्लास को, वेट रुको रुको। मुझे लगा यार पहले पहले सीन में रुको क्यों? तो वो भागते हुए उधर से आए, कहना पास तो तू हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 3rd डिवीजन में पास हुआ हो। कहना अच्छी तरह से तो दिखा कि तू 1st डिवीजन में पास हुआ है। यू नो इट इज सच अ स्मॉल स्टोरी बट इट इज स्टक विद मी। राइट। एंड ऑल्सो कि उस समय मुझे केवल आवाज के आधार पर कैसे एक भाव से दूसरे भाव में जाना है, इसकी मेरी तालीम वहां से शुरू हुई। जी और आज की तारीख में मैंने थिएटर किया, मैंने वॉइस ओवर्स किए, मैंने क्रिकेट कमेंट्री की, मैं पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, उसकी कोचिंग करता हूँ। जितनी भी विधाएं हैं जिनमें मैं आज भाग लेता हूँ, जी। उन सारी विधाओं में आवाज का प्रयोग जो है ये महत्वपूर्ण है। और ये आवाज का प्रयोग मुझे केवल ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो ने सिखाया है। तो एक बहुत भावनात्मक जुड़ान है उसके साथ। लेकिन इस किताब के लिए जब हमने इसकी इनिशियल आइडिया दिमाग में आया और इसके लिए कुछ रिसर्च करनी शुरू की, तो हमने ये रियलाइज किया कि ऑल इंडिया रेडियो के सब पहलुओं के एक समग्र रूप में जिसको देखते हो, ऐसी कोई किताब है ही नहीं। यही नहीं। तो इन अ वे दिस इज, जैसे दादरा नगर हवेली के लिए अपराइजिंग वाज द फर्स्ट बुक, जी लाइक दैट वेज आकाशवाणी भी इस किस्म का एक पहला इतिहास है जो पूरे 100 वर्ष में हर एक विधा को लेकर, और वो किस तरह से विधा बढ़ती आई, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो कमेंट्री हो, चाहे वो म्यूजिक हो, उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, कैसे वो पीछे से इसको देखती है। बिल्कुल। तो किताब पढ़ के मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ करी, जैसा आपने कहा कि 100 वर्षों का इतिहास है, लेकिन ये मेरे लिए भी बहुत हैरानी की बात थी कि जो भारत के हर व्यक्ति के जीवन का एक भाग रहा है, उस पे कोई भी एक ऑफिशियल किताब नहीं लिखी गई है। अभी तक कोई नहीं थी। अलग अलग विधाओं पे है, क्रिकेट कमेंट्री पे सुशील जोशी जी ने लिखा है, म्यूजिक पे ऊपर किसी ने लिखा है, अलग अलग चीजों पर अलग अलग, किसी ने न्यूज पर भी किसी ने एक किताब लिखी है, जी वाणी आकाशवाणी करके। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जी। लेकिन एक जो सबको लेके एक जगह पे चलती हो, ऐसी कोई किताब नहीं जो थी हमें रेडियो एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में बताए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेडियो में इतने रेवोल्यूशनरी बदल हो रहे हैं, इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, इतनी सारे तरीके हो रहे हैं लोगों से कनेक्ट करने के, उनका तो जिक्र अभी तक किसी किताब में हुआ ही नहीं। पहली बार मेरी भी आंखें खुली रह गई जब मैंने देखा कि रेडियो में इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा जबरदस्त आ रहा है, और ऑल इंडिया रेडियो में पर्टिकुलरली कैसे आ रहा है। जी। तो नीलेश, जैसे 100 वर्षों के इतिहास की हम बात करते हैं, भारत के इतिहास का एक पहलू है ऑल इंडिया रेडियो। बिल्कुल है। और आपने शुरुआती समय की बताई थी, 1922 में पहला रेडियो सिग्नल भारत में मुंबई में आया था। 1926 में, अगर मेरे को सही से याद है, इस रेडियो 19 सेगमेंट का उदय हुआ था। हाँ। उसके बाद ये कंपनी जो बनी, उसके नाम वगैरह बदले, जी 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 और आगे ये आज़ादी तक हमने देखा, महात्मा गांधी का भी आपने जिक्र किया, कैसे उनका एक लिंक रहा रेडियो से। जी। इस इतिहास के शुरुआती दौर के बारे में अगर आप कुछ बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने 1922 में भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ, जी वो बॉम्बे से हुआ। वहाँ के जो गवर्नर थे वो मुंबई प्रोविंस के, वो पूना में बैठे थे, जी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ के साथ कोलैबोरेट करके एक म्यूजिकल पीस ब्रॉडकास्ट किया जो उन्होंने पुणे में सुना। दिस वाज इन 1922। अब इसको संदर्भ में देखिए तो पहला ब्रॉडकास्ट मार्कोनी ने 1920 में किया था। जी मतलब इतनी जल्दी वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई थी, विद इन 2 years वी वर देयर। अब फिर उसके बाद ये अलग अलग रेडियो क्लब्स में तब्दील हुई, मतलब कोई भी बाहर पढ़ने जाता था वहाँ रेडियो सुनता था। तो एक चेटियार थे, अरविंद चेटियार, उनके दादाजी थे जो अपने क्वालिफिकेशन इंग्लैंड से करके आए थे। जी तो वो अपने साथ एक रेडियो ट्रांसमिटिंग सेट लाए क्योंकि उनको बड़ा फैसिनेटिंग लगा वो। तो वो उन्होंने मद्रास रेडियो क्लब की स्थापना की। इस तरह अलग अलग जगह पे रेडियो क्लब्स की स्थापना हुई और रेडियो क्लब्स ब्रॉडकास्ट करने लगे। उन दिनों बहुत प्रेस्टिजियस था क्योंकि रिसीवर होते नहीं थे लोगों के पास, इंपोर्टेड हुआ करते थे। तो लोग रेडियो को अपने घर के बाहर रख के जोर से बजाते थे ताकि लोगों को ये लगने लगे कि देखो इनके पास रेडियो है। स्टेटस सिंबल था, बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था कि मेरे घर में रेडियो और उस रेडियो को सुना जा रहा है। तो ये चलते रहे रेडियो क्लब काफी सालों तक, लेकिन चूंकि इनका कोई वायबल रेवेन्यू मॉडल नहीं था, पैसा कहाँ से आता है इसके लिए, तो ये रेडियो क्लब बंद हो गए। जी लेकिन उन रेडियो क्लब्स का फायदा ये हुआ कि उन्हें एक आम जनता को
ये बात पता चली कि रेडियो एक बहुत पावरफुल मीडियम है, Medium, बहुत right. सशक्त मीडियम है जिसका उपयोग किया जा सकता है और उसको कमर्शियली बनाया जा सकता है। उसके लिए 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का गठन किया गया जी और इसमें कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। भारत के भी कुछ रईस लोग थे, बाहर के भी थे, सबने मिलकर एक कंपनी बनाई, एक कमर्शियल कंपनी बनाई। इसमें मार्कोनी की जो रेडियो कंपनी थी उसका भी हिस्सा था। ओके हाँ, उनका भी हिस्सा था जो इसका। सपोजिटली पहली पहली कंपनी थी थी जो मार्कोनी ने बनाई थी, उसका भी इसमें हिस्सा था। इन सब ने मिलकर कंपनी बनाई। अब इस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने इंग्लैंड से लोग बुलाए, क्योंकि भारत में उस समय इसकी टेक्नोलॉजी कोई जानता नहीं था, इसके बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में किसी को आइडिया नहीं था, कैसे करना है किसी को पता नहीं था। तो वो लोग बड़े एस्ट्रोनॉमिकल सैलरीज में आए और उस समय रेडियो का जो खर्चा था महीने का वो 33,000 रुपए था। आप इमेजिन कीजिए 20s के अंदर 20s में तो कितना ह्यूज था। राइट और उसको पैसे को वापस लाने का कोई भी किसी प्रकार का वायबल ऑप्शन नहीं था। वो ऑप्शन क्या था कि जो रेडियो सेट इंपोर्ट होते थे उन पर 10% सेस लगाया जाता था और वो सेस जो है इनको दे दिया जाता था कि इससे आप रेडियो स्टेशन चलाइए। लेकिन एक बार ये जो जितने चीफ इंजीनियर वगैरह थे, इन्होंने सबने हड़ताल की तरह समझे हड़ताल करी एक तरह से, और ये कहा कि हम काम नहीं करेंगे अगर तनख्वाह डबल नहीं कर देंगे। जी अब ये वही तनख्वाह नहीं निकल रही तो डबल करने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो दिस कंपनी वाज बाउंड अप एंड दिस वाज बाउंड अप समटाइम इन द ईयर 1930। जी 1930 में इसको वाइंड डाउन किया गया। उस समय जो है इसका लॉस था 3.82 लाख। 22 लाख उस समय लॉस हो गया था इस कंपनी को और कंपनी बंद कर दी गई। सरकार ने भी इसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन उस समय तक रेडियो ओनर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी थी, रेडियो सेलर्स की थी, रेडियो रिपेयरिंग मैकेनिक्स की थी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी। तो वो जो सारी कम्युनिटी थी उसने सरकार को दलील दी कि भाई ये वर्केबल है, ये तो तनख्वाहें ज्यादा थी, ये था वो था, इसलिए हो नहीं पा रहा था, तो आप कृपया इसको चालू रखिए। और उनके प्रेशर के अगेंस्ट इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस स्टार्ट हुई गई। दिस स्टार्टेड इन 1931 अप्रोक्सीमेटली 1931 में ये चालू हुई और इसके अंडर जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होने भारत में शुरू हुए। जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के एसेट्स थे जी वो सारे इन्होंने रिटन डाउन प्राइस पे खरीद लिए ओके और उनसे भारत सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग चालू की। तो उस समय वो इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कही जाती थी। अब इनके पहले एम्प्लॉयज में थे, वन वाज लायोनेल फील्डिंग, जी ये यूके से आए थे। अब उनको ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस कोई नाम बहुत उनको जचा नहीं, उनको लगा कैची नहीं है नाम, ये जल्दी से लोगों का ध्यान नहीं आकर्षित करेगा। तो अब वो बदले कैसे अपने जमाने पे, क्योंकि ये तो भारत सरकार की बात है, वो अपने आप प्रपोज करे तो माना जाए या ना माना जाए। तो एक बार एक पार्टी में लॉर्ड लिनलिथगो थे, वो उस समय के गवर्नर जनरल, जी उनके साथ पार्टी में थे वो। तब उन्होंने कहा कि दिस नेम इज रादर लॉन्ग, यू नो, वी नीड अ नेम विच एक्चुअली कम्युनिकेट्स दैट दिस इज रेडियो इज बीइंग हर्ड ऑल ओवर इंडिया। इंडिया तो उन्होंने इस तरह से उनको ट्विस्ट किया। तो गवर्नर जनरल साहब इमीडिएटली, व्हाई डोंट वी कॉल इट ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया और इंडिया की बात से बात all नहीं India हो। radio। और ये उनका मकसद ही ये था, उसको ये कहलवाना चाहते थे, लेकिन चाहते थे गवर्नर जनरल साहब के नाम से आए। राइट तो जैसे ही गवर्नर जनरल ने ये बोला कि व्हाई डोंट वी कॉल इट ऑल इंडिया रेडियो, इन्होंने कहा व्हाट एन आइडिया योर एक्सीलेंसी, लेट्स डू दैट इमीडिएटली। और तब इसका नाम बदल के इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो, ये और मगर 1936 में आधिकारिक तौर पे इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो। इंडिया रेडियो तो हम ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं, वॉट एवर वॉज द इक्विवेलेंट इन द लैंग्वेज एट दैट टाइम। Right. ये 1936 से अप्रोक्सीमेटली होना शुरू किया। अब उसके बाद जिस नाम से हम आज उसको जानते हैं ऑल इंडिया रेडियो के अलावा, इस आकाशवाणी। अब ये आकाशवाणी शब्द कहाँ से आया, इसकी भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। एक तो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने किसी कविता में आकाशवाणी का या इसमें आकाशवाणी का जिक्र किया था, जी तो वहां से ये नाम लिया गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जी। आधिकारिक तौर पे हो सकता है वही सही हो। हमने किताब में वो कविता भी कोट की है जिसमें आकाशवाणी नाम लिखा गया उसका। जी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां कई बार साइड स्टोरीज होती है। जी जी एक थे रामा राव साहब, वो बैंगलोर में मैसूर में उन्होंने अपना एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन चालू किया था। ओके और उस रेडियो स्टेशन में उनकी बेटी ने बाद में केस किया भारत सरकार पर कि मेरे पिताजी ने आकाशवाणी वर्ड कॉइन किया था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था उसमें, क्योंकि लोगों को पता नहीं था रेडियो क्या होता है। राइट भाई लोग क्यों रेडियो खरीदेंगे, क्यों सुनेंगे, उसका क्या मतलब है। तो ही रोट अ पैम्फलेट इन विच ही मेंशन कि रेडियो ऐसे सुना जाता है, ऐसे सुना जाता है। उसमें उन्होंने कहा था कि आकाश से वाणी आती है, उसको आकाशवाणी कहा जाता है। दिस इज वन स्टोरी। तो ये बात है 1932 की। जी इससे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी 1935 में है। जी एक गोपाल स्वामी थे, जी। वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन अपना मैसूर स्टेट में कहीं सेटअप करने वाले थे और
उस सेटअप करने के लिए उनको नाम नहीं सूझ रहा था जी। तो कह रहे वो आपस में बैठ के बात कर रहे थे क्या किया जाए, अपने साथियों के साथ क्या किया जाए। इतनी देर में उनकी पत्नी जो खाना बना रही थी वो आई और उन्होंने बोला क्या सोच विचार चल रहा है। तो गोपाल स्वामी जी बोले कि सोच विचार चल रहा है कि ऐसा ऐसा हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि इधर से आवाज निकलेगी, वो आकाश से जाएगी और वहां जाकर आकाश में से जाके लोगों के घर में पहुंचेगी। अच्छा, आकाश से वाणी जाएगी, उसने कहा, और वहां से वो आकाशवाणी हो गया। तो वी डोंट रियली नो कि ये कहाँ से आया है, बट आकाशवाणी के कई वर्जन्स हैं जिसके कारण ये आइकॉनिक शब्द आकाशवाणी और चलिए हो गया। आज देखिए किताब का नाम है आकाशवाणी। जैसे अब मैं इतना कहूंगा तो सब समझ जाएंगे कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में, मतलब जिसे हम ब्रांड इमेज कहिए या इसकी ब्रांड रिकॉग्निशन कहिए, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि हर कोई किसी ना किसी स्टेज पर रेडियो से जुड़ा रहा है। और रेडियो पे उन्होंने कहा आकाशवाणी, ये हो रहा, बिल्कुल आगे बोला जाता था ये आकाशवाणी, या आकाशवाणी का मुंबई खेल रहा है इस मेगाहर्ट्ज पे, इस मेगाहर्ट्ज पे, इस तरह से। तो ये हुआ। बीच में जो है एक्सपेंशन बहुत हुआ, रेडियो का एक्सपेंशन हुआ। इनिशियली कलकत्ता से ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई, फिर मुंबई स्टेशन बना, दिल्ली स्टेशन बना, काफी एक्सपेंशन हुआ। मेजर एक्सपेंशन इसका हुआ तब तक ना रेडियो सरप्लस में आ गया था। रेडियो सरप्लस में ऐसा आ गया था कि लाइसेंस फी रख दी गई थी रेडियो के लिए, 3 रुपए, 1.5 रुपए, 1 रुपए से लाइसेंस फी थी, और वो लाइसेंस फी सारी रेडियो चलाने के लिए दी जाती थी। कुछ ग्रांट्स भी मिले, तो बहुत काफी एक कॉर्पस तैयार हो गया था उनके पास। तो ये डिसाइड करना शुरू हुआ कि अब हम रेडियो को एक्सपैंड कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो उस समय 2 तरह की टेक्नोलॉजीज थी, एक वॉज मीडियम वेव, वन वॉज शॉर्ट वेव। ये आपने अगर रेडियो बचपन में आपने सुना तो मीडियम वेव पे ये स्टेशन है और शॉर्ट वेव पे ये स्टेशन है। हमने पूछा कि भाई क्या होता था, तो बताया गया मीडियम वेव इज हाई फाइडेलिटी ट्रांसमिशन ओवर अ शॉर्टर एरिया एंड शॉर्ट वेव इज अ स्लाइटली लोअर फाइडेलिटी ट्रांसमिशन ऑन अ मच लार्जर एरिया। तो ये बहुत सारी डिबेट चली कि कौन सी टेक्नोलॉजी ली जाए जिससे नए नए रेडियो स्टेशन बने। तो इनिशियली एक एलिटिस्ट व्यू था कि मीडियम वेव के स्टेशन होने चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ म्यूजिक इज गुड, क्योंकि उस समय देखिए बीथोवन, बैक, ये सुनने वाले बहुत थे जी, क्लासिकल वेस्टर्न म्यूजिक सुनने वाले लोग थे, इस तरह की क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सुनने वाले लोग थे। प्योरिटी ऑफ साउंड वाज इंपॉर्टेंट। लेकिन उस समय एक CW गॉर्डर करके एक BBC से इंजीनियर आए थे। उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग केस रखा कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचना है तो मीडियम वेव की जगह हमको शॉर्ट वेव की जगह हमको मीडियम वेव स्टेशन डालने पड़ेंगे। वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद रेडियो का बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ, हर जगह रेडियो पहुंचा। और आजादी के टाइम 1947 में हमारे पास 9 रेडियो स्टेशन थे भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। इसके अलावा हैदराबाद में था, औरंगाबाद में था, मैसूर में था, बड़ौदा में था, ग्वालियर में था, प्रिंसली स्टेट्स में थे जी। तो जब आजादी हुई तो वो भी हमारे अंदर मर्ज हो गए। इसमें से 3 स्टेशन यानी लाहौर, ढाका और पेशावर ये पाकिस्तान में चले गए। बाकी 6 रेडियो स्टेशन और ये प्रिंसली स्टेट्स के रेडियो स्टेशन सारे के सारे भारत में आ गए। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमारे पास रेडियो की एक बहुत मजबूत बुनियाद थी जिस बुनियाद के आधार पर आज जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं उसके आधार पर खड़ी हुई है। ये इसका है संक्षिप्त रूप में इतिहास जी। तो 1947 की जब आपने बात करी और क्योंकि वो आज़ादी का वर्ष था, तो इससे मुझे याद आपने बुक में जिक्र करा है महात्मा गांधी का। वो एक बार रेडियो पर आए थे, उन्होंने भारत की आज़ादी से संबंधित ही कुछ बातें करी थी, आज़ादी से पहले की बात आपने जिक्र करा। और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु की जब हुई वो खबर भी रेडियो के माध्यम से हुआ। तो ये जो महात्मा गांधी का इनके साथ एक लिंक रहा है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार जब कोई रेडियो पर भाषण दिया तो वो लंदन से दिया था जी, BBC में के स्टूडियो में गए थे जी। तब उनको माइक दिया गया कि आप इस पर बोलिए, तो उन्होंने पूछा था कि डू आई नीड टू स्पीक इनटू दिस, बिकॉज़ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। भारत में जब वो आए तो बहुत उनका फर्म बिलीफ था, विश्वास था, और कुछ महीने तक क्या हद प्रॉपरली सही है कि वो चाहते थे कि 1-to-1 इंटरेक्शन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो वो लोगों से मिलना, उनके बीच में जाके भाषण देना, मिलना ज्यादा पसंद करते थे। रेडियो पे उनका इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली में वो किसी जगह जाना था जहाँ पे पार्टीशन के बाद जो रिफ्यूजीज आए थे उनके किसी कैंप में जाना था या कुछ उनको एड्रेस करना था। तो वो लोगों उनको उनके सिक्योरिटी के लोगों ने बताया कि वहां जाना आपके लिए सेफ नहीं है, तो आप रेडियो पर बोलिए। तो दैट वाज द ओनली टाइम जब वो ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए और स्टूडियो में आके उन्होंने बातचीत की। तो महात्मा गांधी जी का एक तो कनेक्शन हुआ है। और इस दिन को नीलेश हम कुछ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे इसको पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अब एक ज्यादा हार्ट टचिंग कनेक्शन जो है वो ये था कि गांधी जी की प्रार्थना सभा हुआ करती थी बिरला हाउस में। हाँ जी। और रोज शाम को एक पर्टिकुलर टाइम में 5 बजे, व्हाटएवर दैट फिक्स टाइम पर,
उस सभा को लाइव कवर किया जाता था रेडियो से। रेडियो का वहाँ पर वो भी वैन या जैसे भी रहा करती थी और स्टूडियो में से उसको लेके प्रोसेस करके लाइव दिया जाता था। तो उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टूडियो नंबर 2 है वो, मैं वहाँ गया भी हूँ एक्चुअली में, मैंने आई हैव रिकॉर्डेड देयर एंड मैं वैसे भी पुस्तक के सिलसिले में भी वहाँ खड़ा होकर आया हूँ। तो एक बहुत रोमांचकारी अनुभव होता है कि इस जगह से देखिए ये खबर यहाँ आई थी। तो वहाँ टेक्नीशियंस वगैरह सब बैठे थे, डायरेक्टर्स बैठे थे एंड गांधी जी उस दिन 10 मिनट लेट हो गए। तो लोग यही अचंभे की बात सोच रहे थे कि क्या हो गया, लेट कैसे हो गए। गांधी जी कभी प्रार्थना सभा में तो लेट आते नहीं है, हमेशा समय पे आते हैं। ये बात चल ही रही थी तो एक जोर से पटाखा छूटने की आवाज आई और सडनली जो बैकग्राउंड नॉइज था क्राउड का वो एकदम संपूर्णपणे समाप्त हो गया। तो इनको लगा किसी ने वहां पटाखा चलाया, दे डिडंट नो व्हाट इट वाज। और कुछ सेकंडों बाद या 1 मिनट बाद पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, महात्मा जी को गोली मार। अब आप इमेजिन कीजिए क्या उस खबर का क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। आप स्टूडियो में बैठे हैं महात्मा गांधी की आवाज सुनने के लिए और सडनली आपको पीछे से खबर आती है गांधी जी को गोली लगी और लोग बाग जो है तितर बितर हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं। तो और यहाँ बैठे चूंकि रेडियो है, आपको पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ। तो वेरीफाई कैसे करें, तो भाग दौड़ के उसको वेरीफाई किया गया, पता किया गया। और इस खबर को सबसे पहले एक रेडियो पर्सनैलिटी थे मेलविल डिमेलो, जो अंग्रेजी के न्यूज रीडर हुआ करते थे, कमेंटेटर हुआ करते थे, सबसे पहले उन्होंने खबर दी थी। और जब वो पहली बार ब्रॉडकास्ट हुई लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि गांधी जी को कैसे कोई गोली मार सकता है। लेकिन जब उसके बाद सारे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम सस्पेंड हो गए और जो भक्ति का म्यूजिक बजने लगा, जो एक सैड टाइम पे बजा करते थे, उस तरह का म्यूजिक बजने लगा, तब भी मेलविल डिमेलो को हर आधे घंटे में जाके अनाउंसमेंट करना पड़ा, आई हैव अ वेरी सैड पीस ऑफ न्यूज़, महात्मा गांधी जी इज नो मोर। ये उनको बार बार बोलना पड़ा। ये जब पूरे दिन बोला गया तब लोगों को विश्वास हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है। तब वो सड़कों पे उमड़ पड़े महात्मा गांधी जी का आखिरी दर्शन करने के लिए। उसके बाद वो जो आखिरी दर्शन की कमेंट्री थी ना, वो मेलविल डिमेलो ने लाइव करी। और वो 16 घंटे तक कंटिन्यूअसली कमेंट्री कर रहे थे, खड़े हुए। बहुत बड़ी घटना थी। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा यहाँ से, वो कंटिन्यूअसली बोल रहे थे। और उन्होंने आगे मेमोइर्स में अपने बताया है लोगों को और लिखा है कि मैं वहां था और मैं कमेंट्री कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब पंडित नेहरू आके मेरे साथ खड़े हो गए। और मैंने पहली बार ये देखा कि किसी देश का प्रधानमंत्री फूट के रो रहा है। बिल्कुल। तो एक बहुत पुराना कनेक्शन महात्मा गांधी का रेडियो के साथ, एक बार उनके बोलने पर और उनके। तो जैसा हमने शुरुआत में बात करी थी कि भारत का एक सिर्फ आकाशवाणी नहीं, भारत का इतिहास आकाशवाणी अपने आप में समेटे हुए और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने हिस्ट्री का डिस्कस करा। नीलेश, अब आते हैं हम रेडियो पर्सनालिटीज पर। जैसे हमने मेलविल डिमेलो की बात करी जो उस टाइम एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। इसके अलावा आपने बुक में बहुत से लोगों का जिक्र करा है जो जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि रेडियो घर घर पहुंचा, वो पॉपुलर हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने प्रिय आप प्रेजेंटर को सुनने के लिए बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आप उस चीज से अट्रैक्ट होते हैं। उस कौन थी उस समय की 1950, 60 या 70 की फेमस पर्सनालिटीज और क्या उनकी खूबियां थी, उसके बारे में कुछ बताइए। मेलविल डिमेलो का मैंने पहले नाम लिया जी। अगर किसी को कहना हो कि ही इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ रेडियो इन इंडिया, इट विल बी मेलविल डिमेलो। जोधपुर के थे, एंग्लो इंडियन थे, न्यूज सेक्शन न्यूज पढ़ते थे, कमेंट्री देते थे, लाइव कमेंट्री देते थे। उसका बाद में वो फीचर्स के प्रोड्यूसर भी हुए। उनका इतना पैशन था रेडियो के लिए कि अब मुझे वसुधा बैनर्जी ने बताया, जो अभी रिटायर हुई है, शी यूज्ड टू हेड द इंग्लिश फीचर्स यूनिट, तो मुझे लेकर गई और उन्होंने बताया कि मेलविल डिमेलो ने तरह तरह के साउंड्स रिकॉर्ड करके रखे हुए थे। अलग अलग जी, इंक्लूडिंग एक बार वो पनडुब्बी में गए थे किसी इवेंट को कवर करने के लिए। पनडुब्बी में पानी के नीचे गए तो नीचे कैसी आवाज आती है उन्होंने रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली थी। और उन्होंने वो टेप जो है वो स्टोर करके कैटलॉग करके रखे थे। साउंड ऑफ अ मोटर व्हीकल स्टार्टिंग, साउंड ऑफ अ टाइफून, साउंड ऑफ रेनफॉल, साउंड ऑफ अ टॉर्नेडो, इस तरह से उन्होंने पूरा उसका एक बना के और वो उनको उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था। और एक पूरा रजिस्टर था वो, उसने मुझे रजिस्टर भी दिखाया वसुधा ने, कि वो रजिस्टर था जिसमें साउंड सारे क्रॉनिकल किए गए थे और उन साउंड्स को वो यूज करते थे न्यूज में या फीचर बनाने में किसी में। तो मतलब देखिए एक इंसान की डेडिकेशन कितनी है उसमें की तरफ। तो मैंने बोला कि ये अपनी मूर्खता देखिए ना, उसने पहले मुझे वो साउंड सुनवाए सारे, और हम लोग तो सिर्फ इंटरनेट में ही जीते हैं ना हमेशा, और हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसे ही उसका खत्म हुआ तो मैंने उसको पूछा कि ये तुमने डाउनलोड कहाँ से किया, ये साउंड डाउनलोड कहाँ से? हम वो सोच ही नहीं सकते कि कोई लाइव, कहते डाउनलोड, ये मेलविल डिमेलो ने लाइव रिकॉर्ड किया है, दिस इज अ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। तो बात क्या कर रहे हो इसके अंदर? वो इतनी नाराज हुई, मेरी दोस्त है वो, इतनी नाराज हुई इस बात पे
कि मेलविल डेमेलो ने कितनी मेहनत से इसको किया है, रिकॉर्ड करा। तो मेलविल डेमेलो थे। और आपको याद हो तो उस समय अगर आपको अंग्रेजी या हिंदी भाषा अच्छी तरह बोलनी है तो कहा जाता था रेडियो रेडियो सुन। रेडियो सुनो। रेडियो सुनो क्यों कहा जाता था? कि रेडियो में एक प्रथा थी, एक लेगेसी थी कि आपको हर चीज का नाम सही तरीके से बोलना है। आप गलत तरीके से कोई भी उच्चारण नहीं कर सकते। बल्कि एक माथुर साहब डेप्यूटी डायरेक्टर न्यूज हुआ करते थे, उन्होंने तो असेसमेंट के लिए जरूरी बना दिया था ये कि आप They सही used to record, हाँ, they used to record programs at random, Right. और माथुर साहब खुद उसको सुनते थे, और जिसका भी उच्चारण थोड़ा सा भी गलत हो उसके वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे जाता। कितना उन्होंने किया। उन्होंने एक प्रोनाउंसिएशन सेल बनाया था ऑल इंडिया रेडियो में, न्यूज सेक्शन में, जी। कि जिसका काम था सिर्फ उच्चारण सुधारना लोगों के। अच्छा, इसमें एक कहानी आती है वरुण हल्दर साहब की। वरुण हल्दर यूज्ड टू बी अ इंग्लिश न्यूज रीडर एट दैट टाइम। तो वरुण हल्दर साहब की ये है, ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट प्रोनाउंसिएशंस, ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट ग्रामर, कि कहते थे कि जब न्यूज बुलेटिन वो लेके जा रहे हैं और रेडियो पर अभी ब्रॉडकास्ट होना है, तो जब उनके पास अगर बुलेटिन पढ़ते पढ़ते भी कोई न्यूज आ गई तो वो एक तरफ पढ़ रहे हैं और न्यूज सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उस आइटम को देख रहे हैं कि इसमें कौन सी चीज अंडरलाइन करनी है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ इसका ग्रामर करेक्ट है तो उसको ठीक करना है। इस तरह से वो इतना ध्यान देते थे इसके ऊपर। तो मेरा दोस्त है मिलिंद देशपांडे, हु वाज इन मराठी न्यूज, जहां इंसिडेंटली मेरे फादर यूज्ड टू बी द हेड ऑफ मराठी न्यूज इन दिल्ली। तो उसने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में एक फेस्टिवल होता है गुढ़ी पाड़वा, दैट इज द मराठी न्यू ईयर, गुढ़ी पाड़वा। तो दो सीनियर इंग्लिश न्यूज रीडर्स, वरुण हल्दर, सुरजीत सेन, दे वॉक्ड इनटू मराठी यूनिट। अब से हमारे बीच में बहस हो रही है कि आज जो फेस्टिवल है गुढ़ी पाड़वा है या गुढ़ी पाड़वा है, ग है कि ग है। और हमने डिसाइड किया कि जब तक ये नहीं होगा तो ये न्यूज आइटम हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमें सही इसका उच्चारण नहीं मिलेगा हम इसको नहीं लेंगे। बिल्कुल। वरुण हल्दर, जब कोई फॉरेन से लोग आते थे, कोई डेलीगेशन आता था, उसके एम्बेसी को फोन करते थे और पूछते थे कि ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर आ रहे हैं उनके नामों का उच्चारण कैसे किया जाता है। प्रकाश पादुकोण जब पहली बार बैडमिंटन में न्यू ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते, तो इन्होंने उनको फोन करके पूछा कि आपके नाम का उच्चारण एग्जैक्टली कैसे करना है, आप बताइए, हम गलत नहीं नाम देना चाहते। मतलब इतना हेवी एम्फोसिस था इस चीज के ऊपर कि प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी करेक्ट, ग्रामेटिकली इट हैज टू बी करेक्ट, एम्फोसिस हैज टू बी डन। मतलब इफ देयर वाज अ मॉडल ऑफ हाउ टू स्पीक द लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो था ऑल इंडिया रेडियो। उसके सहारे आप ये सोच सकते थे कि मेरी भाषा शुद्ध है कि अशुद्ध है। मतलब उसका एक जो मापदंड था वो ऑल इंडिया रेडियो। और इन लोगों को इतनी फैन फॉलोइंग थी ना, मैंने अपने फादर की फैन फॉलोइंग देखी है। कहने को तो आज आप कहे कि न्यूज कई लोग पढ़ते हैं, मेरे फादर मराठी न्यूज पढ़ते थे। महाराष्ट्र हम जाते थे तो मतलब उनका कभी कोई काम नहीं रुकता था। ही वुड जस्ट वॉक एंड से दत्ता कुलकर्णी, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली। और लोग मैंने ऐसे खड़े होते देखे, अरे अरे साहब आप यहाँ, मतलब एक स्टारडम था उसके साथ, बहुत जबरदस्त स्टारडम था। एक बार मुझे याद है हम महाराष्ट्र गए थे और हम बस स्टैंड पे थे, और बस स्टैंड में शायद अगली बस आने में कोई आधा पौने घंटे का टाइम था। पापा ने बोला साथ में स्कूल है क्या, मैं जरा जाके आता हूँ। वहां गए और मेरी माँ बड़ी परेशान कि मतलब आधा घंटा हो गया बंदा वापस ही नहीं आया, तो क्या करा जाए, अब मतलब बस भी निकल जाएगी। तो मैंने जा देख क्या, मैं जाके गया तो देखा सारे स्कूल के बच्चे लाइन से खड़े हैं, 2000 बाबा स्टेज पे खड़े होकर उनको भाषण दे रहे हैं। और पता चला हेडमास्टर साहब ने ऑलरेडी बस स्टैंड पे कह दिया है कि दत्ता कुलकर्णी आए हुए हैं, जब तक ये ना जाए तब तक बस ना चला। अब ये तरह का स्टारडम उनको मिला हुआ था। तो ये एक रामानुज प्रसाद सिंह हुआ करते थे जी, हिंदी के न्यूज रीडर, बहुत जबरदस्त गंभीर आवाज। वो जब ट्रेन में जाते थे कभी अपना नाम ट्रेन में रामानुज प्रसाद सिंह नहीं लिखते थे, वो हमेशा आरपी सिंह करके अपनी बर्थ बुक कराते थे। क्योंकि उस जमाने में एक रिजर्वेशन चार्ट लगा करता था, ट्रेन डब्बे के बाहर ट्रेन पे लगा करता था। तो जो नंबर ढूंढता था, उन्होंने देखा रामानुज प्रसाद सिंह, अरे वो रेडियो वाले तो नहीं, लोग भाग के उनके पास आते थे, उनका बैठना मुश्किल हो जाता था। इतना जबरदस्त उनका कंट्रोल था, मतलब इतना जबरदस्त फैन फॉलोइंग था। तो इन लोगों का बड़ा जबरदस्त फैन फॉलोइंग था उस समय। ये रिलेश मैंने जैसे बुक में पढ़ा और आपने बताया, ये एक बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि अब जब हम फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, फैन उनके होते हैं जिनको आप साक्षात रूप में देखते हैं, फिल्म स्टार्स हो गए या कोई यूट्यूब पर्सनैलिटी हो गए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गए। उस जमाने में जबकि लोगों ने उनको शायद देखा भी नहीं था, सिर्फ आवाज, तो सिर्फ आवाज के दम पर जो लोगों ने एक तरह से रूल करा तो फैन फॉलोइंग बढ़े। तो ये एक बहुत कंट्रास्ट के तौर पर हम देख सकते हैं, सिर्फ आवाज के माध्यम से जो कि एक न्यूज आइटम पढ़ रहे हैं, और जिसके और भी जरिए आप न्यूज तो आप अखबार में पढ़ सकते हैं या
कमेंट्री होगी, कुछ भी ऐसा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। तो ये एक बहुत कंट्रास्टिंग मैं कहूंगा कि देखिए दो तरह के कारण है इसमें। एक तो ये है कि उस समय जो है न्यूज को या एंटरटेनमेंट का सोर्स एक साधन सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो तो हर आदमी भावनात्मक रूप से रेडियो से जुड़ा हुआ था। और दूसरा ये कि उन लोगों में कुछ था तो सही। जसदेव सिंह जी जो कमेंट्री किया करते थे, पद्मश्री भी मिला उनको, पद्म भूषण मिला बाद में। वो इंडिपेंडेंस डे की कमेंट्री में आपने देखा होगा उनको, कई बार पहले आते थे। स्पोर्ट्स की तो हर तरह की कमेंट्री करते थे, बिकॉज ही वॉज इन चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। लाहौर में थे एक बार, वो रास्ता पार कर रहे थे तो उन्होंने देखा साथ में कोई एक नेत्रहीन व्यक्ति है जी। वो नेत्रहीन व्यक्ति का उन्होंने हाथ पकड़ा, कहो मैं आपको रास्ता पार करा देता हूँ। उन्होंने रास्ता पार कराया और वो व्यक्ति इनसे बोले, आप जसदेव सिंह हैं क्या? आपकी आवाज से मैंने पहचाना। अब बताइए ऐसा स्टारडम आपको कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। कहाँ मिलेगा किसी प्रकार का स्टारडम? उससे आवाज को पहचान गए वो। बिल्कुल, इतनी जबरदस्त फॉलोइंग होती थी इन लोगों की। तो दिस इज इट्स एन अमेजिंग मीडियम। और सिर्फ आवाज के आधार पर आप किसी को कैप्टिवेट करके रख सके, ये एक बहुत बड़ी कला है और इन लोगों को वो कला अवगत थी। बिल्कुल। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इसका एक धूल के कण के भी एक हिस्से के बराबर हूं, इस माध्यम से जुड़ा हुआ। फिर भी मैं जब बोलता हूं तो हर बार मेरे बोलने पर अगर किसी पर कोई असर होता है तो वो असर मेरा नहीं हो, मेरा ऑल इंडिया रेडियो जिसने मुझे ट्रेन किया। बिल्कुल, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ एम्फोसाइज करना है, कौन सा शब्द लंबा करके बोलना है, कौन सा छोटा करके बोलना है। अब मैं सोचता नहीं हूं इस बारे में, लेकिन अगर मैं सोचूं तो मेरा हर एक बोलने का तरीका कहीं ना कहीं मेरे रेडियो के किसी गुरु से जुड़ा हुआ मिलेगा। बिल्कुल। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग, बिल्कुल। और नीलेश, एक और बात जिसकी आपने बुक में चर्चा करी, जो मैं एक लेमन के तौर पर देखता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा रेडियो की हिस्ट्री का, वो है रेडियो पे क्रिकेट कमेंट्री। तो क्रिकेट कमेंट्री ने मुझे लगता है एक तो क्रिकेट को बहुत पॉपुलर करा। आज हम क्रिकेट को एक भारत में एक रिलीजन के तौर पर देखते हैं, तो उसने क्रिकेट को पॉपुलराइज करा और मेरे ख्याल और स्पोर्ट्स को भी इससे काफ़ी बढ़ावा मिला, जैसे आपने बुक में जिक्र करा है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रेडियो पे कमेंट्री करना है और टीवी पे कमेंट्री करने में क्या फ़र्क देखते हैं आप, और कैसे क्रिकेट कमेंट्री से रेडियो ये पूरी इंडस्ट्री चेंज हुई? देखिए, जो प्योरिस्ट होगा वो हमेशा कहेगा कि रेडियो कमेंट्री ही असल में कमेंट्री है, टेलीविजन कमेंट्री ही नहीं है। किस लिए? अब मैं भी इस बात को समझता हूं। अब अगर एक बॉल डाली गई और बैट्समैन ने हवा में उसको उछाला, तो कैमरा जो है वो बैट्समैन पे होता है या उस चलती हुई बॉल पे होता है। आपको ये नहीं पता कि वो बॉल किसी के हाथ में जाने वाली है या छक्का पड़ने वाला है, जब तक वो वहां लैंड नहीं हो जाती। और जो टीवी कमेंटेटर है वो केवल उस विजुअल के बारे में पर ही पूरा कंसंट्रेशन उसका होता है। बिल्कुल। क्या हुआ ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन क्या क्या हो सकता था, क्या होने वाला है, क्या ऐसा ही पहले हुआ था, ये सब टेलीविजन कमेंट्री में नहीं होता। ओके, वो विजुअल पे रिलाय करते हैं केवल, क्या हो रहा है देख लो भैया, ये हो रहा है ना। तो रेडियो कमेंट्री में ये होता है कि उतनी देर में जब तक वो बॉल हवा में जाती है तब तक उसके नीचे कौन सा प्लेयर भाग के आ रहा है, उसने किस तरह छलांग लगाई, उसका पैर फिसला, वो नीचे गिरा, उसने गेंद को रोकने की कोशिश की, गेंद बाउंड्री के पार हो गई और ये चौका। अब इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पेस है, वो टेलीविजन कमेंट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी। टेलीविजन कमेंट्री में एक तरफ मैच चल रहा है, एक तरफ आपकी बातचीत चल रही है, और वो बातचीत आधे घंटे तक कुछ चल रही है और आप सिर्फ देख रहे हो कि किसी ने बॉल को मारा, कोई बाउंड्री पार हुई, क्या हुआ क्या हो नहीं पता नहीं। तो द प्योरिस्ट विल ऑलवेज से दैट रेडियो कमेंट्री इज द मेन थिंग। लेकिन फिर भी टेलीविजन कमेंट्री आने के बाद रेडियो से बहुत लोग कमेंट्री से हटे। तो मेरे एक मित्र है रमन भनोट, इज अ स्पोर्ट कास्टर ऑफ रिप्यूट, और उनकी खासियत यह है कि वो करीब करीब हर गेम की कमेंट्री कर चुके हैं। एथलेटिक्स की भी कमेंट्री वो करते हैं, वो बिलियर्ड्स के और स्नूकर की कमेंट्री करते हैं, वो चेस की करते हैं, वो हर मतलब कोई ऐसा गेम नहीं जिसे आप खेलते हो। मेरे ख्याल से अगर हम सांप सीढ़ी और लूडो खेलने लगे उनके सामने तो उसकी भी इंटरेस्टिंग कमेंट्री वो आपको करके दिखा देंगे। पासा फेंका गया, 6 आया, 6 के बाद एक गोली चलती हुई आगे, गोटी, इस तरह बोलेंगे वो। उनकी इतनी एक्सपर्टीज है और इतना हर स्पोर्ट पे महारत है। तो उनका जो है, उनका कहना था कि दे आर स्पोर्ट्स फैनेटिक्स एंड देयर आर स्पोर्ट्स फ्लर्ट्स। तो फ्लर्ट्स वो हैं जो स्पोर्ट्स को सिर्फ मजे के लिए देखते हैं। जैसे मेरी पत्नी कहती है कि जब आखिरी बॉल में 6 बॉल रह गई और 16 रन से डिसाइड होना हो कि कौन हारा कौन जीता, मैं तो मैच तभी देखती हूँ। वो स्पोर्ट्स फ्लर्ट्स है। वो तो रेडियो से हट के टेलीविजन में भी चले गए। लेकिन जो स्पोर्ट्स फैनेटिक्स है, जो असली स्पोर्ट्स फैंस है, वो टेलीविजन आने के बाद भी रेडियो पर ही रहे। हालांकि फ्लर्ट्स की तादाद शायद ज्यादा है, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए हैं, लेकिन जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो रेडियो ही सुनती है, वो आज भी जिंदा है और उसको सिर्फ रेडियो ही चाहिए। बल्कि बहुत सालों तक, और शायद अभी भी होता हो, मैच आपने
टेलीविजन पर लगा रखा है, उसका वॉल्यूम बंद करके, और ट्रांजिस्टर पर रेडियो पे आप अपनी कमेंट्री सुन रहे हैं और उसको देख रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। तो बहुत फर्क है दोनों में, और मेन कमेंट्री जो है वो हमेशा रेडियो कमेंट्री है, बाकी कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। तो नीलेश, क्रिकेट पे वापस आते हैं। जैसे हमने बात करा कि क्रिकेट को एक रिलीजन बनाने में एक स्पोर्ट्स कमेंट्री का, रेडियो कमेंट्री का बहुत बड़ा योगदान है। कौन उस वक्त के फेमस जो है कमेंटेटर्स रहे, और कैसे आप देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स से बढ़कर वो एक रिलीजन बन गया? जी जी, सबसे पहले ये कि भारत में जो पहली मैच की किसी की कमेंट्री हुई होगी वो क्रिकेट मैच की हुई थी 1934 में। एक मुस्लिम यंग मैन और पारसी जिमखाना, इनके बीच में मुंबई में एक मैच हुआ था जी। उस मैच में सबसे पहले क्रिकेट की कमेंट्री हुई थी। ओके। लाइव कमेंट्री ब्रॉडकास्ट की गई थी। उसके बाद तो रूटीनली वो कमेंट्री बढ़ती गई, कई नाम उसके अंदर आए, जैसे महाराज कुमार विजयनगरम थे, विजी कहा जाता था उनको, डिक्की रत्नाकर थे, अब नरोत्तम पुरी रहे हैं, जसदेव सिंह ने कमेंट्री बहुत सारी की है। हिंदी के फील्ड में देखा जाए तो जहां क्रिकेट को एक्चुअली रिलीजन बनाने में हिंदी कमेंट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ रहा, जिसके अंदर सुशील दोशी जी रहे हैं और रवि चतुर्वेदी जी रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम भी बहुत सारे उसके अंदर रहे हैं। फिर बॉबी तल्यार खान एक बहुत फेमस नेम था उस समय। अब तो खैर बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ही कमेंटेटर्स हो गए हैं, लेकिन उस समय कमेंटेटर अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड ब्रीड थी। वो गेम को समझते थे, गेम की नजाकतें, गेम की बारीकियां समझते थे, और उनको रख के दिमाग में रख के कमेंट्री किया करते थे। उस समय में भी बहुत अलग अलग तरीके थे कमेंट्री करने के। उसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बॉबी तल्यार खान जो थे वो ये हमेशा इंसिस्ट करते थे कि पूरे दिन कमेंट्री मैं ही करूंगा। ओके। पूरे दिन की कमेंट्री मैंने करनी, मैं ब्रेक नहीं लूंगा, मैं ही बोलूंगा, रिलीव करने की जरूरत नहीं मुझे। और उनका स्टाइल ऐसा था कि वो बिल्कुल विजुअल कमेंट्री करते थे। कैसे बॉलर भागा, कैसे उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरी, उसने गेंद फेंकी, किस तरह से आवाज हुई बैक पे लगने पे, फिर वो गेंद किस तरफ को गई, उसके पीछे किस तरह से आदमी भाग रहा है, इतनी डिटेल में वो पूरी बात बताते थे। इतनी विजुअल कमेंट्री कर देते थे कि वो ऐसा लगता था जैसे इंसान एक्चुअल स्टेडियम में बैठा हुआ देख रहा हो। शायद उससे भी एक सुपीरियर एग्जाम्पल था। इसके अगेंस्ट जो महाराज कुमार विजयनगरम थे, एक जमाने में भारत के कैप्टन भी रहे कोई एक सीरीज के लिए, वो इंग्लैंड की सीरीज में कैप्टन थे और बाद में वो कमेंटेटर ही हो गए। तो उनका स्टाइल अलग था, वो जेनेरिक बातें करते थे। मतलब जिस तरह की आजकल आप सुनते थे, शी इज वेयरिंग सच अ नाइस ईयररिंग और वो सब इस तरह की जो होती थी, वो जेनेरिक बातें करते थे। तो हर कमेंटेटर को एक स्कोरर दिया जाता था रेडियो की तरफ से, जो स्कोर लिख के उनको बार बार फीड करता था कि अब ये स्कोर हो गया, अब इतने ओवर बॉल हो गए, इतना हो गया। विजी साहब को एक स्कोरर तो ऑल इंडिया रेडियो ने दिया होता था, और एक वो अपना पर्सनल स्कोरर लेके आते थे। ओके। और फिर वो मैच के दौरान बोलने लगते थे, एंड द वेदर इज फाइन एंड आई रिमेंबर दिस इज द, ये शहर है, इस शहर में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैं यहाँ मैच खेला था, जनरिक बोलते रहते थे। और जब वो बहुत ज्यादा लंबा करते थे तो उस स्कोरर को सिक्के दिए जाते थे। उनका काम था विजी का हाथ पकड़ के उसमें सिक्का रख के उसको दबा देना। जब वो इस तरह दबाए तो विजी समझ जाते थे कि मैच में बहुत कुछ हो चुका है और मैं बिना कारण से दूसरी डायरेक्शन में बोल रहा हूं। तो जब सिक्का आता था वो कहते थे, ओह मीनवाइल 15 रन्स हैव बीन स्कोर्ड एंड 2 विकेट्स हैव बीन लॉस्ट। और फिर उसके बाद वो फिर अपनी कहानी में शुरू हो जाते थे। अलग अलग लोगों का अलग अलग स्टाइल। अब इसमें कुछ हिंदी की कमेंट्री बोलेंगे। हिंदी की कमेंट्री को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज जो किया वो रवि चतुर्वेदी जी और सुशील दोशी जी ने। सुशील दोशी जी तो अभी भी मेरे ख्याल अभी भी कमेंट्री करते हैं। मैं बहुत प्रशंसक हूँ उनका, और मैं कहूँ तो बड़े भाई मित्र जिस तरह आप कहें उस तरह से वो है मेरे लिए, और बहुत ही अब भी वो पूरे जोश के साथ कमेंट्री करते हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले फोन किया तो कह रहे मैं अभी 10 दिन की कमेंट्री करके घर लौटा हूँ। तो इस एज पे भी वो इतने पैशनेट है। अब रवि चतुर्वेदी जी का स्टाइल ये था कि वो हर चीज के बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करके उसके बारे में बात करते थे। जैसे कानपुर का ग्रीन पार्क ग्राउंड है जहां पर मैचेस होते हैं, तो उन्होंने उसका पूरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट कर रखा था कि ये ग्रीन पार्क जो ग्राउंड था इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा। तो बाद में पता चला कि जो अंग्रेजों के टाइम में उनके कुत्ते थे उनकी रेस होती थी यहाँ, उसके लिए उसको ग्रीन किया जाता था टर्फ को, तो डॉग रेसिंग होती थी वहां पे, इसलिए उसका नाम उस टाइम ग्रीन पार्क पड़ा। तो ये ऐसी एड ऑन्स देते थे जिससे एक एडिशनल फ्लेवर मिले उसको। सुशील दोशी जी का स्टाइल ऐसा था कि सुशील दोशी जी क्रिकेट खेले हुए थे, इन्होंने भी खेला होगा रवि चतुर्वेदी जी ने, कोई अपमान नहीं, महान है वो, लेकिन सुशील दोशी जी ने क्रिकेट खेल रखा था और अपने क्रिकेट के नॉलेज को वो लाते थे कि जैसे बॉल फेंकी गई, अगर उसको कट करना है तो बैट्समैन उसके लिए स्पेस बनाता है। राइट। बड़ी नजाकत की एक नाजुक बात है उसके अंदर। तो हमेशा वो जानते थे कि अब ये अगर इसने कट किया तो इसने स्पेस बना के खुद का फिर उसने कट किया होगा। तो कहते थे पीछे को हटे, बाई तरफ को स्पेस बनाई और गेंद को इस तरह के डिफ्लेक्ट कर दिया। तो अपनी क्रिकेटिंग नॉलेज को वो उसके अंदर लाते थे और उसके कारण उनका बड़ा फैन फॉलोइंग है।
हिंदी की कमेंट्री के आप अगर पॉपुलैरिटी देखेंगे तो वो कह रहे थे, मुझे बता रहे थे पर्सनली, मुंबई में गए थे मरीन ड्राइव में किसी बड़ी हाई फाई सोसाइटी में, वो गेस्ट थे किसी के, नीचे उतर के आए तो पता चला कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और 2 बच्चे कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन वहां के बच्चे जो शायद घर में हिंदी बोलते भी नहीं होंगे, वो हिंदी कमेंट्री कर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए कितना ग्रिप है भाषा का, बिल्कुल कमेंट्री भी हिंदी में की जा रही है। और इस क्रिकेट कमेंट्री को हिंदी में लाने के बाद ग्रेजुअली जो है क्रिकेट का इन्फ्लुएंस घर घर तक पहुंचा और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। बिल्कुल है ना। एक पुलकेश मेरे मित्र हैं कलकत्ता में, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो बताते हैं कि एक जमाना ऐसा था जब मोहन बगान और ईस्ट बंगाल क्रिकेट खेल रहे होते थे फुटबॉल मैच और उसकी कमेंट्री चल रही हो, तो आपको अगर मार्केट में जाना है तो आप कमेंट्री मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक दुकान से दूसरी दुकान जाएंगे तो उतनी देर में वो कमेंट्री भी घूमती जाएगी साथ साथ, क्योंकि हर किसी ने रेडियो पे उस समय कमेंट्री तेज लगा रहे। तो ये एक बहुत कमेंट्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। और क्रिकेट को घर घर पहुंचाने में इसी तरह से इन बड़े नामों के कारण जी बहुत ज्यादा पॉपुलर क्रिकेट हुआ है। और अब इसमें खासियत यह है कि अब कमेंट्री अकेले क्रिकेट की नहीं होती, फुटबॉल की होती है, हॉकी की होती है, टेबल टेनिस की होती है, बिलियर्ड्स की होती है, चेस की होती है, एथलेटिक इवेंट्स की होती है, वेट लिफ्टिंग की होती है। इतना ही नहीं, केरल में बोट रेस की भी होती है, ओके, महाराष्ट्र में कुश्तियों की होती है, जो लोकल कुश्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं उसकी भी कमेंट्री होती है। तो हर एक विधा में कमेंट्री पहुंच गई है और हर एक स्पोर्ट में पहुंच गई है, और कमेंट्री ने हर किसी को उस स्पोर्ट के साथ जोड़ने का काम किया। आप समझिए, आप केरल के हैं और आपने बचपन में बोट रेस देखी है, दिल्ली आने के बाद आपके बच्चों का उससे कोई संबंध नहीं रहा, अब उसका फ्लेवर उनको आप कैसे देंगे? आप उनको केरल से क्रिकेट कमेंट्री सुनवाइए और आपको बच्चे उससे जुड़ेंगे, भावनात्मक रूप में जुड़ेंगे कि ऐसा कोई गेम भी हमारे पास है। तो इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स को जिंदा रखने में भी क्रिकेट कमेंट्री और स्पोर्ट्स कमेंट्री ने अपना रोल अपना योगदान दिया था। जैसा वही हमने कहा, यहाँ पे अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि स्पोर्ट्स का तो हम उसको एक विजुअलाइजेशन ही देखते हैं, कि आप देखते हैं स्पोर्ट्स को तभी आप इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन रेडियो एज एन इंस्टीट्यूशन उसने सिर्फ वो कमेंट्री सुना के उन स्पोर्ट्स को वेल अलाइव किकिंग रखा हो। जैसा हमने अगर केरला से भी कोई आ रहे हो, ऐसे छोटे लेवल के स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो रही, तो वंस अगेन लेने को हम लिंक कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो को। जैसा हमने कहा, भारत के इतिहास अपने में समेटे हुए, तो भारत के इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स उनको वो उस कमेंट्री के थ्रू वो अलाइव रख रहा है। देखिए, कोई भी विधा रही हो, नाटक रहा हो, कविता, संगीत, कोई भी विधा रही हो, हर विधा को ऑल इंडिया रेडियो के कारण जीवनदान मिला है और वो जीवित रही है आज तक। वो केवल ऑल इंडिया रेडियो का कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। मतलब एक जमाने में, देखिए म्यूजिक की बात हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी म्यूजिक का एक जनरल जिक्र कर दें कि राजे रजवाड़ों के दरबारों में राजगायक हुआ करते थे, राज आश्रय था संगीतज्ञों को। लेकिन जब राजे रजवाड़े खत्म हो गए तो राज आश्रय खत्म हो गया। बिल्कुल। भारतीय क्लासिकल संगीत उस समय समाप्त हो जाता अगर ऑल इंडिया रेडियो नहीं होता। ऑल इंडिया रेडियो था, इसलिए उनको यहाँ आश्रय मिला और इसके सहारे वो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक को या भारतीय फोक संगीत को भी कंटिन्यू रख सके। बिल्कुल। लेकिन स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स में आप देखिए कि सिर्फ इसी को, मतलब क्रिकेट को ही इसने पॉपुलराइज नहीं किया जी, बाकी स्पोर्ट्स में भी धीरे धीरे वो फैल गई। yes. जैसे 1982 में जो एशियाड गेम्स हुई थी, उन एशियाड गेम्स में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कास्टिंग का एक्सप्लोजन हुआ, जब क्रिकेट से और फुटबॉल से और हॉकी से हटके बाकी गेम्स में, एथलेटिक्स में, वेट लिफ्टिंग में, इन चीजों में भी कमेंट्री गई। वो बहुत हैवी रहा। उस समय बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो है पटियाला में, वहां पर कैंप करे गए कमेंटेटर्स के लिए। जसदेव सिंह जी ने कैंप्स कराए कि सुबह थ्योरेटिकल क्लासेस लगती थी जब कोचेस गेम समझाते थे उनको, और शाम को वो प्रैक्टिस मैचेस देख के उनकी कमेंट्री करके रिकॉर्ड करके फीडबैक लेते थे। तो उस समय 1982 में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना, जिसके कारण हर स्पोर्ट्स साइमल्टेनियसली कवर होता रहा टेलीविजन पे और रेडियो पे भी। तो बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन रहा उसके। कहीं से वो कल्ट जो है वो उसी वजह से ही बना। और बहुत सारे गेम्स में हुआ। अब कई चीजें हैं ना, जैसे लोग कहते हैं अब हर चीज की बॉल बाय बॉल कमेंट्री तो पॉसिबल नहीं, राइट, है ना। जैसे मुझे नोवी कपाडिया जी ने बताया, फुटबॉल के बहुत अच्छे कमेंटेटर, नॉलेजेबल थे, अनफॉर्चुनेटली पास्ट अवे नाउ, कि आप टेबल टेनिस की कमेंट्री कैसे करेंगे? राइट। मतलब टेबल टेनिस इतनी फास्ट गेम है कि मैं एक शब्द बोलता हूँ तब तक वो गेंद 4 बार इधर से उधर हो चुकी होती है। अब इसकी कमेंट्री आप बॉल बाय बॉल नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलेंगे? आप प्लेयर का स्टांस बताएंगे, वो टेबल से कितनी दूर खड़ा है बताएंगे, स्कोर बताएंगे, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बताएंगे, वातावरण बताएंगे। तो आप एक जेनरिक कमेंट्री करें। राइट। और कई गेम्स ऐसी हैं जिसमें आप बॉल बाय बॉल भी कर सकते हैं, फुटबॉल में कर सकते हैं, हॉकी में कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अ टेलीविजन कमेंट्री will only tell you what is happening. Right. A radio commentary will tell you what could possibly happen or what could
कुड हैव हैपेंड, राइट, ये सब कुछ रेडियो कमेंट्री राइट। ये करेगा। क्योंकि टीवी पे तो जो उस वक्त घटित हो रहे हैं वो या बॉल आई या कभी बॉल को लेके दौड़ रहा है, करेक्ट, अब वो दौड़ रहा है उस समय, अगर वो यहाँ दौड़ रहा है से इस टीम के डी से बाहर गया है तो उस टीम के डी में क्या हाल चले आपको पता नहीं नहीं चलता, होता ये रेडियो में पता चलता है, बिल्कुल, रेडियो में पता चलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई चीजें हैं जैसे वेट लिफ्टिंग है, अब वेट लिफ्टिंग की कैसे कमेंट्री करोगे आप? एक आदमी आया उसने उठाया और नीचे रख दिया और हर आदमी आके ये करेगा, तो आप कितनी बार बताएंगे वजन उठाया वजन रखा है? तो उस समय आप स्पोर्ट को स्टडी करेंगे बिल्कुल, और उस स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड, उस वेट लिफ्टर का बैकग्राउंड, राइट, उसकी हिस्ट्री, उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स, अलग अलग लोगों ने किए हुए रिकॉर्ड्स सारे बीच में डालेंगे तो उस कमेंट्री की क्योंकि वो विंडो बहुत छोटा है, क्योंकि उसने आने कुछ सेकंड वेट उठा के रख दिया, चला जाना है। आप क्या बताओगे इसमें? वो आए उन्होंने वजन उठाया चले गए, वो आए उन्होंने वजन उठाया चले गए, बहुत कितनी बार बोलोगे आप? बिल्कुल, तो हर एक का अलग 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 एस्पेक्ट होता है कमेंट्री का, हर स्पोर्ट को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्योंकि रेडियो ने ये किया इसलिए आज ये सारे स्पोर्ट्स जो है घर घर पहुंच चुके हैं। ग्रीको रोमन रेसलिंग, आपको क्या मालूम रूल्स क्या है उसके? राइट, पर टीवी पर या रेडियो पर जब आप कमेंट्री सुनते हैं और ग्रीको रोमन रेसलिंग की कमेंट्री होती है तो आपको पता चलता है कि 6 पॉइंट से अगर अपना रेसलर हारा या जीता तो क्यों जीता, बिकॉज उसके बैकग्राउंड रूल्स बताए जाए। राइट, दैट्स इट। तो स्पोर्ट्स का जैसे हमने डिस्कस करा, हमने रेडियो का इतिहास डिस्कस करा, एक और जो बात मुझे आपकी बुक से पता चली, रेडियो का बहुत महत्व है इन प्लेज, जो नाटक हम कहते हैं। अब जब हम प्ले की बात करते हैं, अगर हम विजुअलाइज करते हैं कि हम एक स्टेज पर हैं और वहाँ पे कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं, उसको रेडियो में इमेजिन करना, मतलब एक लेमैन के लिए, मैं कहूँ जिसने प्ले ज़्यादा नहीं सुने लेकिन मेरे को जानकर है तो कि कितना एक बड़ी वो अपने आप में एक सेगमेंट रहा प्लेस का या इवन टॉक शोज का। तो ये जो अदर सेगमेंट्स हैं रेडियो, इसके इतिहास और आज वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। रेडियो का बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेज में इन्वॉल्वमेंट है। प्री इंडिपेंडेंस डेज में प्लेज रेडियो में ब्रॉडकास्ट होने शुरू हुए थे, लेकिन उस समय रेडियो के लिए प्ले कुछ अलग होना चाहिए ऐसा कोई सोच विचार नहीं था। इसके कारण जो लाइव प्लेज होते थे उन पर एक माइक्रोफोन रख दिया जाता था और उस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करके जो भी आते थे साउंड्स वो सारे के सारे ब्रॉडकास्ट किए जाते थे उसके ऊपर। तो देवर ब्रॉडकास्ट एज टेकन फ्रॉम द स्टेज लाइव। राइट, लेकिन बाद में ये रियलाइज होने लगा कि जैसे एक कैरेक्टर है, उसने एक डायलॉग बोला और वो चलता हुआ स्टेज की दूसरी तरफ पहुंचा, तो बीच के टाइम में अगर उसने कुछ नहीं कहा तो उस कमेंट्री में उस प्ले में कुछ नहीं आया। राइट। तो पीपल रियलाइज्ड कि अल्टीमेटली आपको रेडियो के लिए प्लेस अलग तरीके से लिखने पड़ेंगे और ये विधा शुरू हुई कि रेडियो के लिए अलग से प्लेस लिखवाने जाएंगे। 1936 में एक रेडियो स्टेशन के, दिल्ली स्टेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे जुल्फिकार बुखारी साहब जी। वो बाद में पाकिस्तान माइग्रेट हुए इंडिपेंडेंस के टाइम और वहां पे ही इज नोन एज द फादर ऑफ पाकिस्तान रेडियो। तो उन्होंने एक प्राइज अनाउंस किया था 200 रुपए का उस समय 1936 में कि रेडियो पर प्ले अगर आप स्पेशली लिखोगे तो उसके आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप आइए और रेडियो के लिए प्ले लिखिए। ओके। वो जाते थे और जाकर घूमते थे उन कॉफी हाउसेज में, कैफेज में जहां पे लेखक बैठे होते थे जी। और उनसे जाके समझाते थे उनको कि आप रेडियो के लिए प्ले क्यों नहीं लिख रहे। इतना पैशन था उनके अंदर और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे प्ले लिखे जाने लगे। जैसे एक बहुत पॉपुलर प्ले हुआ था, मंटो साहब ने लिखा था जी। आओ चोरी करे। अच्छा। आओ चोरी करे उसका नाम था और वो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इस नाम के, इस तरह के उन्होंने कम से कम 5-6 प्लेस रेडियो के लिए लिखे। अब रेडियो प्ले थोड़ा अलग होता है क्योंकि हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लानी होती है। राइट। तो वो विधा धीरे धीरे लोगों के अंदर आई और लोगों ने रेडियो के लिए प्लेस अलग से लिखने शुरू किए। तो आज की तारीख में भी बहुत लोगों को याद होगा एक हवा महल करके प्रोग्राम रेडियो पे आया करता था, विच वॉज अ स्किट ऑफ अबाउट 15 मिनट्स और वो शायद सैटरडे को आता था या शाम को 9:15 से 9:30 रोज आता था। इस तरह वो था, प्लेज आता था। तो प्लेज इतना पॉपुलर था कि उसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग थी जी। आज की तारीख में प्लेज 2 तरीके से होते हैं। एक होता है प्ले जो सेंट्रली रिकॉर्ड किया जाता है और उसको सारे रेडियो स्टेशंस में सर्कुलेट किया जाता है और वो आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ कल वहाँ होता है। एक बड़ा एलैबोरेट सिस्टम है रेडियो स्टेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन का। और जब यहाँ एक प्ले पहली बार ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है तो लास्ट किया हुआ प्ले 6 महीने पहले का लास्ट स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। इट्स अ सीरियल विच गोज ऑन लाइक दिस, हर एक जगह जाता है। एक दूसरा तरीका है कि एक प्ले को यहाँ लिखा जाता है से हिंदी में दिल्ली में और उसके बाद वो अनुवाद के लिए अलग अलग स्टेशन को भेज दिया जाता है। सारे स्टेशन उसका अनुवाद करते हैं और साइमल्टेनियसली एक ही टाइम वो प्ले अलग अलग भाषाओं में पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। हाँ, तो इसमें बहुत
बहुत अच्छे अच्छे प्लेस लिखे जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रामा सेक्शन है जो इन प्लेस को लिखता भी है, इनको प्रोड्यूस भी करता है, इनको रिकॉर्ड भी करता है, ब्रॉडकास्ट भी करता है। जी। बहुत सारे सोशल थीम्स पे प्ले होते हैं बिकॉज रेडियो कैन नॉट फॉरगेट दैट इट इज़ अ नेशनल ब्रॉडकास्टर। Right. वो एक प्राइवेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना, वो एक नेशनल ब्रॉडकास्टर है। उनकी नेशनल जिम्मेवारियां हैं, भारत के प्रति उनका उनकी एक जवाबदेही है पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के कारण। तो उस जवाबदेही के कारण उनको सोशल थीम्स पे बहुत सारे बनाने पड़ते हैं प्लेज। कुछ प्लेज और कुछ फीचर्स वो बनाते हैं लोकल ट्रेडिशंस और कल्चर्स पे। मैं प्ले के साथ साथ फीचर का भी लेता हूँ और रेडियो मैगजीन का भी लेता हूँ साथ में, बिकॉज ये जो आपने बाकी अदर कैटेगरीज पूछा उनमें सारे आते हैं वेयर द वॉइस इज यूज्ड। तो एक तो प्लेज हुआ जो मैंने आपको बताया। अब इसमें जैसे शराबबंदी पर प्ले होगा या पॉपुलेशन कंट्रोल पे होगा, तो बहुत सारी ऐसी विधाओं में होगा, ऐसे टॉपिक्स पे होगा। और इन सब टॉपिक्स में उस प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने की वो कोशिश करते हैं ताकि लोग उसको सुने, और उनकी एक लिसनरशिप है, एक पर्टिकुलर कोड लिसनरशिप जो उन प्लेस को सुनती है। जी। प्लेस के अलावा ऑल इंडिया रेडियो की एक बड़ी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है भारत में, विच इज़ अ फीचर। जी। फीचर मीन्स हफ्ते में एक बार इंग्लिश फीचर, हिंदी फीचर, आप एक विषय चुनते हैं, जी। उस विषय पर इन डेप्थ रिसर्च करके एक आधे घंटे की स्क्रिप्ट बनाते हैं, किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं और वो एक्सपर्ट उस टॉपिक के ऊपर वो फीचर पूरा का पूरा रिकॉर्ड करता है। उसमें आप साउंड क्लिप्स डाल देते हैं, कुछ लाइव बाइट्स डाल देते हैं और उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग आप आधे घंटे का प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने एक रेडियो प्रोग्राम सुना, इसके अंदर वसुधा बनर्जी मेरी मित्र है, उन्होंने बनाया था, जो टी ड्रिंकिंग के बारे में था, ओके। चाय के बारे में। जी। तो एक उसका सीन आया, एक एक्सपर्ट जो है वो कंटिन्यूअसली चाय के बारे में बता रहे, बीच में एक बाइट आया कि एक टी प्लांटर असम में जी। बता रहे हैं चाय के उगाने के बारे में। ओके। दूसरे बता रहे हैं कि कैसे चाइना से पहली बार वो प्लांट यहाँ आया, फिर कैसे उसको लाया गया, वहाँ के जो भी चीफ वगैरह थे उनको अफीम दी गई, कहा गया इसके बदले हमें ये दे दो। ओके। हाँ, फिर चाय के अलग अलग टेस्टिंग कैसी होती है, इस पे एक साउंड बाइट आया, बीच में म्यूजिक आता चला गया। इस तरह से एक इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन गया कि आधे घंटे में चाय के बारे में मेरी अपनी नॉलेज तो बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसमें कहीं भी 1 मिनट भी नहीं लगा कि हम कहीं अटक रहे। अब बोल रहे कि इनको कौन सुनता है, फीचर तो कोई सुनता नहीं। तो मेरे एक मित्र है मनोज माइनकर जी, वो फीचर्स बनाते रहे ऑल इंडिया रेडियो के लिए। तो मैं एक बार उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा तुम्हारे फीचर्स कौन सुनता है। जब मैं उनसे बोल रहा था तब तक उन्हें कॉल आई, उन्होंने वो कॉल सुनी और उसके पहले 2 सेंटेंस के बाद मुझसे बोला रुको, और उन्होंने उसको स्पीकर फोन पे डाला। मध्य प्रदेश में एक किसान है जिनकी बेटी ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है जी, और उन्होंने मनोज का नंबर ढूंढ के उनको थैंक करने के लिए फोन किया था कि करंट अफेयर्स के बारे में जब भी कुछ जानना होता है जो मेरी बेटी ने इंटरव्यू में इस्तेमाल किया, आपके फीचर्स को सुन सुन के हमने इनकॉर्पोरेट किया, क्योंकि हमें पता है कि ऑल इंडिया रेडियो की विश्वसनीयता है और रेडियो ने अगर कुछ कहा है तो वही गोल्ड स्टैंडर्ड होगा, गलत नहीं होगा। वो हर एक चीज को क्रॉस चेक करके ही रेडियो बोलता है। तो इसलिए उसने जो भी जवाब दिए वो चूंकि आपके कार्यक्रमों पे आधारित थे, इसलिए उसकी बात को कोई काट नहीं सका। आज वो सिविल सर्विसेज में आ गई। आज के दौर में जब न्यूज में हम एक सेंसेशनल न्यूज बनाने पर फोकस देखते हैं और दुर्भाग्यवश बहुत से चैनलों के साथ में देख रहे हैं, एक ऐसी क्रेडिबिलिटी होना कि हम ऑल इंडिया रेडियो पर विश्वास करते हैं, बिल्कुल वो अपने आप में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। ऐसे दौर में एक मुझे याद है आपने बुक में जिक्र भी करा था कि 1993 में जब मुंबई में ब्लास्ट हुए थे तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चला गया था, रेडियो से ही सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो सारे प्राइवेट चैनल जो है वो एक ब्लास्ट एक्स्ट्रा बता रहे थे जी, और वो एक ब्लास्ट एक्चुअली कम हुआ था, 3 ही हुए थे, 4 बता रहे थे। राइट। तो ऑल इंडिया रेडियो ने जब सारे चैनल सुने तो मेरा मित्र जो मिलिंद है देशपांडे, मराठी न्यूज में हुआ करता था, उसने बोला हमने बार बार जाकर अपने एडिटर को बोला सब लोग 4 कह रहे हैं, हम 3 कह रहे हैं, ऐसा क्यों है, हम भी 4 कह दें क्या? उन्होंने कहा नहीं, जब तक आधिकारिक रूप में मुझे वहां से कॉरेस्पॉन्डेंट से खबर नहीं आ जाती तब तक हम इसे ही कहेंगे। सही कही। उन्होंने उसको क्रॉस चेक किया और बाद में पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो सही था और बाकी प्राइवेट चैनल जो सनसनी फैला रहे। और उन्होंने तुरंत ही जैसे ऑल इंडिया रेडियो ने 3 कहना शुरू किया, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। राइट। तो मिलिंद बोला कि अगर हमने ये गलती की होती आज हमारी 2-4 लोगों की नौकरी चली जाती। प्राइवेट चैनल ने खटाक से मुंह मोड़ लिया और उनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दूसरे नया लेके चले गए। राइट। तो अधिकतर रेडियो के लोग बताते हैं कि प्राइवेट चैनलों में केवल शोर होता है, सॉलिड कंटेंट तो हमारे पास बिल्कुल। और बहुत हद तक मैं उनकी बात मानता हूँ। हालांकि मेरे मित्र जो प्राइवेट चैनल चला रहे हैं इससे बहुत नाराज होंगे, लेकिन सच्चाई है
इसमें शोर नहीं है, इसमें सॉलिड कंटेंट। सॉलिड कंटेंट है, बिल्कुल। तो नीलेश, फ्यूचर के बारे में हम बात करेंगे साथ में, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कहते हैं कि रेडियो का फ्यूचर क्या है। जी। लेकिन उससे पहले दो और पहलू जिन पे बात करना चाहता हूँ। तो एक पहले वाले पे शुरुआत करते हैं, अबाउट म्यूजिक। बहुत से लोग आज रेडियो को एक म्यूजिक चैनल के तौर पर देखते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जैसा आपने बिल्कुल लिखा, इतिहास इससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ एक रेडियो पे उसका मतलब गाने सुनना नहीं, बिल्कुल। तो जो म्यूजिक का जो इतिहास रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। ऑल इंडिया रेडियो में तीनों विधाएं जीवित है। जी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, चार आप कह सकते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, पॉपुलर सॉन्ग्स लाइक विविध भारती जो गाने आते हैं, प्लस फोक सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक। इसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मैंने आपको बताया कि राजाश्रय जाने के बाद अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत जीवित रहा, उसका कारण केवल ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो ने उसको इतना सपोर्ट दिया, इसीलिए वो विधा आगे तक हमारे पास आज इस फॉर्म में है। पंडित जसराज जी वेरी फेमसली सेड कि पहले कुछ सालों में तो हमारा घर ऑल इंडिया रेडियो ने ही चलाया है। बिल्कुल। और इतना उनका लगाव था उससे। एक बार कुछ हुआ होगा कि पंडित जसराज जी रेडियो में परफॉर्म करने गए, उसके बाद उनको जो चेक दिया, उनको एडवांस में चेक दिया जाता था, जो चेक दिया गया उनको रकम कम लगी। ओके। तो उन्होंने उस चेक को फाड़ के फेंक दिया। जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा, आपने इसमें चेक को नहीं फाड़ा, आपने ऑल इंडिया रेडियो का अपमान किया है, और भारत के राष्ट्रपति के बिहाफ पे मैंने आपको चेक दिया है, आपने भारत के राष्ट्रपति का ही अपमान किया है। वो बात सुन के उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप कुछ भी मुझे देंगे तो भी मैं परफॉर्म करूंगा, और उन्होंने जाके परफॉर्म किया। तो रेडियो पर खैर बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी इसके अंदर बहुत सारी आती हैं कि जब शुरू में क्लासिकल म्यूजिशियंस को रेडियो पे लाया जाता था जी, तो उस समय बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे कह दिया गया किसी को कि आप अगर रेडियो पे गाएंगी तो ये जो माइक है आपकी आवाज खींच लेगा और खींच के अपने अंदर ले जाएगा और बाद में आप गा नहीं पाएंगे। तो कई संगीत विशारद जो थी वो आते नहीं थे रेडियो के ऊपर, इस डर से कि सच में ही ये सच में महसूस किया। तो और एक बार मेरे एक कहानी उसमें आगे आई कि एक सारंगी प्लेयर थे। जी, वो सारंगी प्लेयर जो है एक रिकॉर्डिंग के दौरान 4 जगह बैठे अलग अलग टाइम, क्योंकि 1 घंटे के कॉन्सर्ट में 4 बार चार तरफ गए, उठते थे जाते थे वहां बजाते थे, उठते थे जाते थे वहां बजाते थे। क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि अगर तुम 15 मिनट तक कंटिन्यूअसली एक ही जगह बैठ के बजाओगे तो माइक तुम्हारी सारी कला को ले जाएगा। इतनी मुश्किलों के बावजूद लोगों को समझाया जाता था। और एक और बात उसमें थी कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में समय की सीमा नहीं होती थी। गा रहे हैं आप, एक आलाप ले रहे हैं, सुबह तक 1 घंटा लिया, 1.5 घंटा लिया, 2 घंटा लिया, समय में के पाबंदी में गाना ये अखरता था बहुत लोगों को। तो बहुत संगीतज्ञ रेडियो पर नहीं आते थे क्योंकि कहते थे जिस राग की बैकग्राउंड बनाने में मुझे 1 घंटा लगता है वो मैं 30 मिनट में आपको कैसे सुना दूं। लेकिन बहुत सालों बाद जसराज जी ने कहा कि गाना तो हमें पहले आता था लेकिन समय की सीमा में गाना हमको रेडियो ने सिखाया। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि एक स्टेशन डायरेक्टर थे जिन्होंने ये कहा कि ये क्लासिकल म्यूजिक कौन सुनता है, क्यों तुम इसको बजाते हो, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला कि आप एक दिन दीजिए मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। और उन्होंने जो अनाउंसर थे जो उसको कंपेयर कर रहे थे उनको बोला कि आप सुबह के राग को शाम का राग बता दीजिए, शाम के राग का सुबह का राग बता दीजिए, एक बार आप ऐसा कीजिए। जब उन्होंने एक बार ऐसा कहा, 1 हफ्ते के अंदर इतनी चिट्ठियां आ गई कि आपने राग गलत बोला। तो सारी चिट्ठियां लेके गए और बोले साहब ये सुनने वाले नहीं तो क्या है। बिल्कुल बताइए। जिन्होंने सिर्फ सुनो उस राग को भी वो समझ ले ऐसी गलती हो रही है कहीं बोलने में। हर एक का मैटर एक ही था कि ये राग सुबह का है, आपने इसको शाम का बोला है, शाम के राग को आपने सुबह का बोला है, ये बोल के वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे उसके अंदर। तो ऐसे लेटर्स आते थे बहुत ज्यादा। लेटर्स की एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको विविध भारती के रेफरेंस में भी सुनाता हूँ। लेकिन इस तरह के ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी योगदान है बहुत चीजों में। जैसे फॉर इंस्टेंस कई इंस्ट्रूमेंट है, मैंडोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है, उस मैंडोलिन पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बजाना कितना मुश्किल है, लेकिन उसको ऑल इंडिया रेडियो ने जीवित रखा है जी। कि एक साउथ में एक ही उसको बजाते, एक ही कलाकार थे जो उसको बजाते थे, उनको एज अ आर्टिस्ट एम्पैनल किया गया रेडियो में, उनका ब्रॉडकास्ट किया गया और इतना हुआ कि आज की तारीख में अपना वो स्कूल चलाते हैं और बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे प्लेइंग स्टाइल्स, ये सारे के सारे ऑल इंडिया रेडियो के कारण जीवित रहे। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत बड़ा रोल है, और अगर है तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में भी है, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के सुनने वाले तो बहुत थोड़े हैं। तो उन लोग अगर हम सिर्फ उस कैटेगरी पर जाते तो शायद हो सकता है कि वो सारा का सारा अब तक प्रोग्राम बंद हो गया होता। तो वो कम हो गया नहीं, लेकिन अब भी वेस्टर्न क्लासिकल सुनने वाले रेडियो पर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनते हैं। और जो सबसे पॉपुलर है वो है विविध भारती।
फिल्मी गाने, ये सबसे पॉपुलर विधा है। ऑल इंडिया रेडियो का सारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जी लेकिन अकेले विविध भारती का हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई क्योंकि फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं जी। सारे के सारे। तो उनमें अलग अलग कार्यक्रम है। एक सबसे फेमस कार्यक्रम है फौजी भाइयों के लिए। जी वो फौजी भाइयों का जो कार्यक्रम आता है, वो कार्यक्रम में फौजी जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल हैं, उनकी फरमाइश के गाने सुनाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड जयमाला। जी और हर इतवार को होता है एक विशेष जयमाला कार्यक्रम, या होता था और अभी कभी होता है, कई बार होता है, हालांकि अब रिपीट चल रहे हैं, जिसमें कोई फिल्म स्टार आता है और फौजी भाइयों के लिए अपने मन के गाने बजाता है उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम रहा है। और फिर ना, हम जब रेडियो सुनते हैं सुबह से शाम तक विविध भारती, तो हमें अलग अलग कार्यक्रमों के नाम पता चलते हैं। जी हमें लगता है कि सब में तो गाने ही चल रहे जी। हैं, लेकिन हर एक का एक पर्टिकुलर स्लॉट है। जैसे एक पर्टिकुलर कार्यक्रम है जो सिर्फ सुबह के रागों पे आधारित गानों को सुनाएगा, एक पर्टिकुलर है जो सिर्फ 40s के गाने चलाएगा, एक पर्टिकुलर है जो सिर्फ 50s to 60s के गाने चलाएगा। इस तरह से अलग अलग गाने, एक है जो सिर्फ डुएट से सुनाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं और अलग अलग तरह के फिल्मी गाने उस समय आपको सुनने के मिलते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबसे बड़ा, जिसका मुझे भी पर्सनली बहुत एक अच्छा बड़ा मतलब एक्सपीरियंस इसका रहा, विच इज अ प्रोग्राम कॉल्ड संगीत सरिता। जी संगीत सरिता एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक 15-20 मिनट की अवधि में एक क्लासिकल म्यूजिक का, भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग लिया जाता है। अनाउंसर उस राग के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर उस राग का एक वोकल पीस सुनवाते हैं, फिर उस राग का एक इंस्ट्रूमेंटल पीस सुनवाते हैं, और फिर उस राग पर बेस्ड एक फिल्मी गाना सुनाते हैं। तो आपके दिमाग में आपके वो एसोसिएशन पूरी हो जाए, ये गाना इस राग पर था। इमेंसली पॉपुलर प्रोग्राम, बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है ना इसका। अब इस कार्यक्रम को पॉपुलर बनाने में एक बहुत बड़ा रोल रहा छाया गांगुली जी का। जी एक क्लासिकली ट्रेन्ड म्यूजिशियन थी, प्रोड्यूसर थी इस प्रोग्राम की, और उनके म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उन्होंने, मतलब है, अब भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जाकिर हुसैन खान साहब एक बार पूना में परफॉर्म कर रहे थे, और इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे कार्यक्रम पे ज़रूर आइए। तो वो पूना से बॉम्बे आए। उन्होंने यूएस की फ्लाइट पकड़नी थी। उस फ्लाइट के पकड़ने के और बॉम्बे आने के बीच के टाइम में उन्होंने उनके 3 एपिसोड रिकॉर्ड किए। इतना उनका डिवोशन था उसकी तरफ। अब वो छाया गांगुली जी ने एक बहुत ही पॉपुलर गाना गाया था, एक पिक्चर थी फारूक शेख साहब की, विच वॉज कॉल्ड गमन। हाँ जी। उस गमन का एक बहुत पॉपुलर गाना था, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। वो उन्होंने गाया था, अवार्ड मिला था उनको उसमें, शायद फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उसके ऊपर। अब छाया गांगुली जी को अच्छा लगता है बात करना, तो मैं जब भी उनसे फ़ोन पे बात करता था तो 1-1.5 घंटे तक बात होती थी, जिस बात के अंदर 1.5 घंटे मेरा कंट्रीब्यूशन शायद 10 मिनट रहता होगा, बाकी पूरा वो बोलती थी। इतना हो गया था कि मैं जब कार में कहीं से चलता था तो छाया जी को नंबर लगाता था, छाया जी बात करती थी, मैं सुनता जाता था रास्ते में, और घर आता था तो भी मैं मोबाइल कान पे लगा के अगर घर में घुस गया तो पत्नी इमीडिएटली बोलती थी, छाया गांगुली जी से बात कर रहे हो, है ना। और उनका एक बड़ा रोमांचकारी अनुभव मुझे आया। एक दिन मैंने वो उनको बोला कि छाया जी, वो आपका गाना क्या बढ़िया था, आपकी याद आती रही रात भर, ये दिल को छू गया। तो बात करते करते मुझसे बोली, सुनोगे? ओके। मैंने कहा हाँ सुनाओ। वो पूरा गाना छाया गांगुली जी ने मोबाइल पर मेरे लिए गाया। वंडरफुल। अब आप सोचिए, वो ओरिजिनल सिंगिंग आपके कान में विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स आप आ रही है, और आप में ऐसे एकदम ऐसे खड़ा था जब वो गाना चल रहा था, पूरे बदन में जैसे सिहरन हो रही थी कि आप, उन्होंने इतनी सहजता से कहा सुनोगे, और उन्होंने गाना शुरू कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर माई अप्रूवल। इट वॉज सच अ हाई फॉर मी ऑन दैट डे। मुझे लगा मैंने इस किताब को लिखने में जो एफर्ट किया, मेरा एक दिन में एक गाने में वसूल हो गया। इट्स वंडरफुल। तो ये विविध भारती की, और जैसा सबका मुझे लगता है बहुत लोगों का एक उससे कहीं ना कहीं एक रिलेशन जुड़ा भी विविध भारती का। तो जैसे हम आप कहते हैं पहले से होता है आकाशवाणी है, ऐसी विविध भारती, वो शब्द ही जो है वो अपने आप में आकाशवाणी का रंगारंग कार्यक्रम बहुत कुछ कह देते हैं जी। तो विविध भारती की जैसे आपने बात करी है, मुझे लगता है जो भी रेडियो सुनते हैं विविध भारती से एक लगाव महसूस करते हैं। तो विविध भारती का आपने बुक में जिक्र करा था कि रेडियो सिलोन था, वो शायद बंद हुआ था, कुछ कंट्रोवर्सी शायद हुई थी, और विविध भारती प्रोमिनेंस में आया था। तो वो जो किस्सा है उसके बारे में बताइए। बहुत लंबी कंट्रोवर्सी चली, विच इज व्हेन एक केसकर साहब थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उन्होंने फिल्मी गानों पर बैन लगा दिया था रेडियो पर। ओके। कि फिल्मी गाने रेडियो पर नहीं चलेंगे। तो उस समय एक बिनाका टूथपेस्ट आया करती थी, तो बिनाका टूथपेस्ट के स्पॉन्सर्ड श्रीलंका में एक बिनाका गीत माला चली, जिसके कारण अमीन सयानी साहब बहुत मशहूर हुए।
उनके पहले ब्रदर इसको चलाते थे, फिर अमीन सयानी साहब इसको मैक्सिमम उस पर लेकर गए। भाई और बहनों एक बहुत टिपिकल उनका बोलने का स्टाइल था, जिसे जिसे आज भी लोग कई कॉपी करते हैं। तो उन्होंने वो बिना का गीतमाला चलाई और वो इतनी पॉपुलर हुई कि उसमें क्या था, एलिमिनेशन था, पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट टाइप, लोगों की चिट्ठियां आती थी, लोगों के रिस्पॉन्सेज आते थे, जिसके आधार पे वो गानों को 1 से 10 तक रैंकिंग देते थे। जो बाद में हम टीवी शोज में हाँ, देखते हैं, टॉप 10 गाने, सुपर टॉप 10 गाने, सुपर हिट वाले, वो अमीन सयानी साहब ने शुरू किया था। और उनका शब्द था, स्टेप के लिए शब्द था पायदान। कहते थे आज 10वें पायदान पे है, आज 9वें पायदान पे है, कल जो छठे पायदान पे था आज 3रे पायदान पे आ गया है। तो लोग आपस में शर्तें लगाते थे कि आज कौन सा गाना नंबर 1 पे जाएगा। इतनी उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी थी। जब ये पॉपुलैरिटी हुई तो भारत में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि कार्यक्रम हमारा, गाने हमारे, इसमें कंपेयर हमारे, मतलब प्रोड्यूसर हमारे, रिकॉर्ड मुंबई में होता है और पैसा इसका सिलोन ले जा रही है। तो फिर वो बैन हटा और वो कार्यक्रम इंडिया में होना शुरू किया। सिबाका गीतमाला के नाम से उसको किया गया। अमीन सयानी जी ने उसको भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और उसके बाद विविध भारती में आप जाने तो आपने झुमरी तलैया का नाम सुना है? जी जी। कहाँ से सुना बताइए? शायद दूरदर्शन पे कभी किसी शो में सुना होगा, किसी ने जिक्र कर। झुमरी तलैया उस समय में एक बहुत बड़ी जगह हुआ करती थी। जो एक झुमरी तलैया मतलब वो वहाँ एक तालाब था, तो उस तालाब के किनारे में वो गांव था, इसलिए उसका नाम झुमरी तलैया ऐसा बिहार का एक गांव था। वैसे देखा जाए तो नॉन डिस्ट्रिक्ट गांव था। वहाँ पास में माइका की खदानें थी, उन खदानों के जो में काम करने वाले लोग वगैरह सब वहाँ रहा करते थे। बहुत कोई फर्टाइल जगह नहीं थी वो, लेकिन उसका नाम इसलिए दुनिया में फैला, उस अकेले गांव से कई 100 चिट्ठियां विविध भारती में फरमाइश के रूप में जाती थी कि हमें ये गाना सुनना है। तो हर एक फरमाइशी प्रोग्राम जिसके अंदर कहा जाता था ये गाना सुनाया जा रहा है, दिल्ली से फला, पुणे से ये, कानपुर से ये, और झुमरी तलैया से, और 5 नाम लिए जाते थे। तो झुमरी तलैया उससे मशहूर हुआ। कई लोगों को लगता था झुमरी तलैया कोई जगह होगी ही है, मनगढ़ंत जगह बनाई, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला वहां एक एक्चुअली जगह थी। और उसका यहाँ ऐसा कल्चर था, फरमाइशें भेजने के क्लब थे वहां पे। अच्छा। और क्लब्स का आपस में कॉन्टेस्ट होता था। अरे उनके 3 गाने आ गए, हमारे 2 ही आए भैया, झुमरी तलैया की इज्जत का सवाल है, अरे हमारे भी 3 गाने आने चाहिए। तो लोग ढूंढ ढूंढ के गाने निकालते थे कि कौन से गाने की फरमाइश करें तो हमारे वाले लोगों के फरमाइश ज्यादा आएगी। मतलब वो पूरे गांव की इज्जत का सवाल था कि यार विविध भारती कार्यक्रम में हमारे इस बार 5 में से 3 ही गाने आए, अरे 5 के 5 तलैया से आने चाहिए। इस तरह का था। झुमरी तलैया वाज एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट फॉर अस टू सी। तो विविध भारती वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आज की तारीख में भी यूनुस खान की बहुत फैन फॉलोइंग है। ही इज अ वर्चुअल कल्ट हीरो, जो बॉम्बे स्टेशन से विविध भारती के अनाउंसर है। ममता सिंह है उनकी पत्नी, वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन एक वो महिलाओं वाला कार्यक्रम भी वो चलाती है, सखी सहेली चलाती है। जैसे इंसिडेंटली मैं कल परसों देहरादून में था, मेरा एक मित्र कर्नल है, फौज से रिटायर्ड है, तो उसके साथ बैठा था। तो बोला तेरा रेडियो का प्रोग्राम सबसे कौन सा अच्छा लगता है तुझे? कहता सखी सहेली। मैं रेगुलरली सखी सहेली कई साल से सुनता हूँ। तो उसके जो पुरुष श्रोता है वो शायद स्त्री श्रोताओं से ज्यादा है। जयंत पत्रिकर मेरे मित्र हैं, वो अनाउंसर है वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे आज की तारीख में भी आइकॉनिक अनाउंसर्स हैं जो जिनका कल्ट फॉलोइंग अपने आप में है। यूनुस खान जब बोलते हैं तो सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर आज भी उनको सुनते हैं। वो किसी लिट फेस्ट में चले जाएं या किसी लाइव फंक्शन में चले जाएं तो ही इज मॉब्ड, राइट। तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ रेडियो। उन्होंने मुझे ये बात बताई, यूनुस खान साहब ने, कि तब जितनी फरमाइशें आती थी वो पोस्ट कार्डों पे लिख के आती थी। कहते हैं हमारे यहाँ एक रेगुलर पोस्ट ऑफिस था इन पोस्ट कार्डों को डील करने के लिए, और हमारा जो पोस्ट ऑफिस था उसमें एक पोस्ट वैन की एक ड्यूटी थी, एक पूरी वैन थी जो हमारे पास आती थी। तो बोरियों में भर के उस वैन में रखा जाता था और रोज सुबह वो वैन आके हमारे यहाँ डिलीवरी देके जाती थी। फिर हमारे यहाँ नीचे एक सॉर्टिंग ऑफिस था जिसमें वो पोस्ट कार्ड निकालकर किस कार्यक्रम के हैं उनके बॉक्सेस में डाले जाते थे। फिर उसके बाद वो उस कार्यक्रम के असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पहुंचते थे जो उसको शॉर्टलिस्ट करते थे, और फिर उसकी लिस्ट बना के हमारे अनाउंसर्स के हाथ में दी जाती थी। तब वो उसमें से अनाउंस किया जाता था कि आज ये गाना आज बज रहा है, इसकी ये फरमाइश है, इसकी फरमाइश है, इसकी फरमाइश है। बोले लोग नाराज हो जाते थे, हमने 10 बार आपको चिट्ठी लिखी, आपने हमें जवाब नहीं दिया, कोई नाराजगी है क्या? तो बोले ऐसे सवालों के भी हमने जवाब दिए हुए उसके अंदर। पर पॉपुलैरिटी कनेक्ट दिखता है। बिल्कुल आज की तारीख में वैसा नहीं है। आज की तारीख के SMS से आती है फरमाइशें, या वेबसाइट पर डाली जाती है, या मेल पर डाली जाती है।
लाइव भी एसएमएस पे कई बार व्हाट्सएप चैट पे आती हाँ है जी। और उसके आधार पे वो गाने डिसाइड किए जाते हैं। वो सिस्टम डिसमेंटल हो गया है, लेकिन एक जमाने में पोस्ट कार्डों का सिस्टम बहुत जबरदस्त था वाली बिल्कुल। रेडियो के अंदर। जी तो नीलेश, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही कि पोस्ट कार्डों से आज हम व्हाट्सएप के ज़माने पर आ गए, जब जी। रिक्वेस्ट भी व्हाट्सएप के माध्यम से जी, दे जी। सकते हैं। और इससे संबंधित मेरा आखिरी सवाल है, वो है अबाउट द फ्यूचर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे हम, जैसा कि आपकी बुक जो है एक बहुत होप देती है ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है दो ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनसे फ्यूचर मुझे लगता है डिटरमाइन होगा और ऑल इंडिया रेडियो उन पे कैसे परफॉर्म करता है। एक ये है कि क्या रेडियो की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और टेक्नोलॉजी जो कि अब बढ़ रही है और हर जगह हम देख रहे हैं, तो पोस्ट कार्ड के ज़माने से हम व्हाट्सएप, तो क्या ऑल इंडिया रेडियो उस टेक्नोलॉजिकल चैलेंज के लिए रेडी है? और दूसरा जो है पहलू, वो है प्राइवेट चैनल से कंपटीशन। तो अक्सर हम रेडियो, अक्सर जो लोग कार में सुनते हैं, मैंने देखे हैं, वो ज़्यादा प्राइवेट चैनल से ज़्यादा प्रभावित लगते हैं। और कार रेडियो मुझे लगता है बहुत पॉपुलर माध्यम है रेडियो की पॉपुलैरिटी बरकरार रखने का। इन दो चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आप ऑल इंडिया रेडियो का क्या फ्यूचर देखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि कार रेडियो ने रेडियो को पॉपुलर किया है दोबारा से, जी। क्योंकि आप सफ़र में वही सुनते हैं। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो सुना नहीं जाता और केवल प्राइवेट चैनल्स ही सुने जाते हैं। दोनों का अपना अपना मार्केट है और कार रेडियो पर भी विविध भारती सुनने वाले बहुत लोग हैं। जी, क्योंकि विविध भारती में और प्राइवेट चैनल में वही फ़र्क है कि प्राइवेट चैनल में शोर ज़्यादा है, 10 इश्तिहारों के बाद एक गाना बजता है। विविध भारती में जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, ये सब लोग बोलते हैं कि हमारी एक परंपरा है कि किसी भी गाने से पहले हम वो किस फिल्म से है, कौन गीतकार है, कौन संगीतकार है, सबको बराबर का मान देके, उनकी डिस्क्रिप्शन देके उसके बाद हम गाना बजाते हैं। और हमारे गानों के कार्यक्रमों में गाने ज़्यादा होते हैं, इश्तहार का उनके यहाँ सिर्फ इश्तहार होते हैं, गाने की 2 लाइनें होती हैं। तो कहाँ इश्तहार खत्म होता है और कहाँ गाना शुरू होता है, पता ही नहीं चलता। Isn't it? मैंने उनको ये कहा कि आज के बच्चे तो कम से कम वही सुनते हैं, वो ये नहीं सुनते। जी। तो उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया। बोले, आप कहीं भी 19, 20, 21, 22, 23 साल के बच्चों के बीच में खड़े हो जाइए और एक गाना गुनगुनाना शुरू कीजिए जो 60s या 70s का होगा। बोले, मैं 95% तक आपको चैलेंज दे के कहता हूँ, उस 10 लोगों में 5 से 6 लड़के जो है वो गाना, या लड़के लड़कियां उस गाने को दोहराने लगेंगे। तो अगर वो सुनते नहीं तो उनको आया कहाँ से? और मैंने करके देखा, ऐसा होता है। हम कोई गाना गाने लगे, अब मेरी बेटियां ही हैं, हालांकि वो तो अब लेट 30s 40s में हैं, वो हैं, लेकिन आगे की पीढ़ी के भी अगर किसी के सामने मैंने एक गाना रफ़ी साहब का कोई पुराना बोला तो कोई ना कोई उसका साथ गाने लगता है। फिर पैन इंडिया अपील। आप जानते हैं कि भारत में एक ही मोहम्मद रफ़ी रोड है और रोड है केरल में। जहां हम सोचते हैं कि हिंदी बोली नहीं जाती बिल्कुल, या हिंदी के प्रति कोई लगाव नहीं लोगों को, वहां पर मोहम्मद रफ़ी सुने जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता था अगर रेडियो के अंदर दम ना होता? और आज की तारीख में ऑल इंडिया रेडियो डिक्लाइन पे होती है। तो ऑल इंडिया डिक्लाइन पे नहीं है। उसने टेक्नोलॉजी का बहुत सारा, खैर ठीक है, सरकारी यंत्रणा है, फिर बहुत बड़ी है, हाथी है, हाथी को मुड़ने में टाइम लगता है। बिल्कुल। एक मधुमक्खी खट से मुड़ के दूसरी तरफ जा सकती है। मैं ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को मना नहीं कर रहा, वो अपनी एक मार्केट को कैटर करते हैं। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की मार्केट, अगर उन्होंने कोने पे 20, 30, 40% कुतर भी ली तो भी वो इतनी बड़ी है कि कई देशों की शायद पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी जितने लोग भारत में रेडियो सुनने वाले हैं। बिल्कुल। और वो नंबर बढ़ रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजी के कारण। अब आप अपने मोबाइल को उठाइए तो इस पे एक न्यूज ऑन एयर करके ऐप है। उस ऐप पर आज की तारीख में आप भारत में जितने रेडियो स्टेशन हैं वो स्टीरियोफोनिक क्वालिटी में विश्व में कहीं भी सुन सकते हैं। ये पहले नहीं था। आप दिल्ली में है तो मैं महाराष्ट्र का स्टेशन नहीं सुन सकता था, और सुन सकता था तो बड़ी उसमें खरखर वगैरह आती थी जी। आज की तारीख में स्टीरियो साउंड में मैं यहां बैठे सांगली, कोल्हापुर, जो भी स्टेशन मुझे सुनना है वो सुन सकता हूं। उसका कनेक्ट क्या है? 2 उदाहरण। एक मेरे मित्र ने बताया, यूनुस खान साहब ने बताया कि बोले, साहब देखिए, आप केरल के हैं किसी गांव के, या आंध्र के हैं किसी गांव के, और आप फौज में हैं और बॉर्डर पे लद्दाख में आप पहरा दे रहे हैं। आप अपने गांव को मिस कर रहे हैं क्योंकि वातावरण ही अलग है। और उसी समय आप इस ऐप के ऊपर अपने गांव के पास का जो रेडियो स्टेशन जिसे आप बचपन से सुनते आए हैं वो अगर इस पे सुन सके, देखिए भावनात्मक रूप में कितना आप अपने गांव से वापस जुड़ जाते हैं और कितना आपका मनोबल ऊंचा होता है। Isn't it? That's one thing. Secondly, एक और एग्जाम्पल दिया कि चूंकि ये ऐप है, अब ये ट्रैक किया जा सकता है कि कौन सा कार्यक्रम पॉपुलर है, कौन सा नहीं है, कहाँ सुना जा रहा है, कहाँ नहीं सुना जा रहा। तो रेडियो स्टेशन के जो स्टैटिस्टिकल विभाग है जो उसको एनालाइज करता है, उन्होंने देखा विविध भारती को स्पेन में बहुत ज्यादा सुना जाता है,
विदेशों में जो सुना जा रहा जी। है उसमें स्पेन सबसे बड़ा है। तब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि ऐसा क्यों है। जी पता चला कि स्पेन में जो टोमेटो पिकिंग सीजन होता है जी उस दौरान टेम्पररी वीसा दिए जाते हैं किसी को भी जो जाना चाहे वहां, और कड़ी धूप में जो खड़े होकर मेहनत करने को तैयार हो। और अगर ऐसे टेम्पररी वीसा आप 3 4 5 बार, कुछ उनके मापदंड होंगे, उतनी बार ले लेते हैं तो बदले में आपको वहां का शेंजन वीसा मिल जाता है, जिसके आधार पे आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। जी तो यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जाने के इच्छुक नौजवान पंजाब हरियाणा से स्पेन बहुत जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो ना तो भाषा आती है, ना वहां का खाना आपको पता है, ना आपको किसी प्रकार का कोई कनेक्शन किसी के साथ है, आप अकेला महसूस करते हैं। तो दिन भर धूप में आप काम करेंगे कैसे? राइट। तो इस ऐप पर वो विविध भारती सुनते हैं। इसके कारण वहां पे विविध भारती पॉपुलर है। आप देखिए कितना बड़ा रोल अदा कर रही है विविध Right. भारती, जिससे लोगों को जो बाहर गए हुए हैं उनके अकेलेपन को दूर करने में, उनके अंदर जो वॉइड है उसको भरने में विविध भारती ने कितना बड़ा रोल कितना बड़ा अप्लाई रोल किया है। किया है। तो टेक्नोलॉजी है, बहुत है। इसके अलावा एक देयर इज अ फ्री डिश। जी फ्री डिश इज लिटरली अ डिश विच इज गिवन फ्री ऑफ चार्ज टू रेसिडेंसेस, ओके एंड दिस इज गिवन इन प्लेसेस जहां पर ऑल इंडिया रेडियो या टेलीविजन का नेचुरल रूप में प्रसारण नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि सारा अब डिजिटल है तो करीब करीब हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन अगर किसी पॉकेट में नहीं पहुंच पा रहा तो वहां आप केवल एक अर्जी दे देंगे, फ्री ऑफ चार्ज आपका हर एक जगह पर जिला लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो एक सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्ज लेंगे और आपके घर आके वो फ्री डिश लगा देंगे, जिसका आपको कोई मंथली चार्ज नहीं देना, जी और वो आपके टेलीविजन स्क्रीन से भी कनेक्ट होगी और रेडियो के गाने भी उस पर बज सकेंगे। आज की तारीख में उसकी रीच इतनी ज्यादा है, जिसपे कुछ लोग रेडियो सुनते हैं, कुछ लोग टीवी प्रोग्राम्स भी देखते हैं, जी। कि प्राइवेट चैनल्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं हर साल कि भाई हमें इसमें एक बैंडविड्थ दे दी जाए। ये सोनी, ZEE5, ये सारे चैनल उस फ्री डिश पे आने के लिए अलग से कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस कंटेंट को वो वहां पर ऑक्शन करके रेडियो को करोड़ों रुपए देकर और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक पहुंचने का। जी इसके अलावा खैर सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा बिल्कुल। कि ऑल इंडिया रेडियो के पास आर्काइव्स हैं जी जिसमें बहुत रेयर रिकॉर्डिंग्स है, म्यूजिक की भी है, भाषणों की है, कई प्लेज की है, इस तरह की है। उनको उन्होंने सबको डिजिटाइज किया धीरे धीरे। करीब 90% डिजिटाइजेशन हो चुका है। जो 10% टेप्स खराब हो गए हैं उनकी रिकवरी का काम चालू जी है, IIT दिल्ली को वो काम दिया गया है। अब इनको ये लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और अब भी उसके बहुत ज्यादा लिसनर्स हैं, बहुत ज्यादा व्यूअर्स हैं जो उसको लेना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उसको मोनेटाइज भी किया है जी। कि अगर आप एक समझिए महात्मा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें आपको महात्मा गांधी जी की एक साउंड बाइट डालनी है, जी। तो आप इनके आर्काइव से खरीद के उस साउंड बाइट को लाइसेंस करके डाल सकते हैं। ये सोशल मीडिया एक और जरिया है जी। जिससे बहुत ज्यादा लोगों तक इसका आपने रेडियो जिक्र करा था, इन कुछ 3 करोड़ के करीब उनको इन आर्काइव्स की वजह से ऑल इंडिया रेडियो पहले साल में ही मिला, जी। पहले साल में मिला आर्काइव्स को मार्केट करने की वजह से, और धीरे धीरे वो रेवेन्यू बढ़ रहा है। लेकिन अब एक बहुत रेवोल्यूशनरी और टेक्नोलॉजी आई है जो मुझे शशि शेखर वेम्पति जी ने बताया, जो प्रसार भारती के पिछले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे करीब एक 6 महीने पहले बताया कि IIT कानपुर के साथ एक मेमोरेंडम साइन हुआ है जिसके द्वारा एक ऐसी चिप डेवलप हुई है जी जो इसके बाद हर मोबाइल फोन में मैन्युफैक्चरर के एंड से लगी हुई आएगी, ओके और उस चिप के द्वारा आपके मोबाइल में डायरेक्ट रेडियो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होंगे विदाउट इंटरनेट। ओके अभी आप एप्लीकेशन को इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। अगर आपके पास फास्ट इंटरनेट नहीं है तो एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आपको दिक्कत होगी, जी लेकिन आपको इसमें रेडियो की तरह, जिस तरह कहीं भी आप ट्रांजिस्टर चला के गाने सुन सकते हैं, जी उसी तरह ट्रांजिस्टर की तरह आपका मोबाइल काम करेगा और उस चिप के थ्रू आप इसके ऊपर रेडियो सिग्नल्स डायरेक्टली अपने घर में या जहां भी है वहां रिसीव कर सकेंगे। इन सब स्टेप्स के कारण ऑल इंडिया रेडियो की जो रीच है वो मैसिवली बढ़ गई है और पूरी दुनिया में हो गई है। वरना स्पेन में कौन रेडियो सुनता, करेक्ट, मॉरिशस में कौन सुनता गाने, उसके लिए अलग से ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। तो ये सब चीजें जो है ये नई नई डेवलपमेंट्स है टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा ऑपरेशनली भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर भारत में जहां कहीं भी कोई न्यूज आइटम होता है या कोई फंक्शन होता है तो वहां का कॉरेस्पॉन्डेंट जो है उसको रिकॉर्ड करके या उसको करके उस पर अपलोड कर देता है। तो आसाम में हुए किसी फंक्शन की रिपोर्ट चेन्नई वाला भी वहां से डाउनलोड करके और अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता है। एक कॉमन एग्जाम्पल था नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि वो इम्फाल में उनकी आखिरी लड़ाई लड़ी गई, हाँ जी, कलकत्ता से वो भागे जर्मनी जाने के लिए पुलिस की नजर चुका के और कटक में पैदा हुए। आपको अगर नेताजी पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनानी है इन 3 जगह के इनपुट्स चाहिए,
राइट। पहले पुराना तरीका था, आप चिट्ठी लिखिए, वहाँ से इनपुट आएगा, आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, कभी आया कभी नहीं आया, क्वालिटी आपको पता नहीं है, कौन सा आएगा आपको मालूम नहीं है। अब वो सारे के सारे जितने पीसेज हैं वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड हो जाएंगे और वहाँ से आप नेताजी डालेंगे तो आपको उनके सारे क्लिप्स आ जाएंगे। अब जो चाहे वो क्लिप ले लीजिए, उसके आधार पर अपना फीचर बना के आप उसी पे डाल दीजिए। आज आपने यहाँ किया, कल उसको उड़ीसा में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई उसको ट्रेवनकोर में ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो भारत में या जग में कहीं भी आप उसको वहां से उठा के और उसको एक प्रोग्राम में बना के डाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत हुए हैं, हर चीज न्यूज में हुआ है, क्रिकेट में हुआ है, हर चीज में, कमेंट्री में हुआ है, मतलब म्यूजिक में हुआ है, हर एक में बहुत चेंज आया है। और ये चेंज आपको अभी दिख नहीं रहे, लेकिन इट्स अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, बट इट इज हैपनिंग। और हर इस टेक्नोलॉजिकल चेंज के साथ ऑल इंडिया रेडियो की रीच बहुत बढ़ रही है और इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज and it will continue to have a pre-eminent position in the Indian mind space. इसके बारे में मुझे कोई भी शको शुबा किसी प्रकार का नहीं है। बिल्कुल। नीलेश, एक और बहुत खास इम्पोर्टेंट बात जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात। बिल्कुल। मेरे ख्याल 2014 अक्टूबर में विजयदशमी के दिन ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, पहला ब्रॉडकास्ट हुआ, और इसकी आज बहुत हम देखते रीच है, बहुत एक फैन फॉलोइंग है, करोड़ों लोगों से प्रधानमंत्री जी सिर्फ इस अपने प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं जी। इसके बारे में आप कुछ बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि इस मन की बात को करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी टेलीविजन का भी इस्तेमाल कर सकते थे जी, लेकिन उन्होंने रेडियो ही चुना जी। रेडियो चुनने का कारण था कि इस बात की एक प्रकार से वो एक वैलिडेशन थी जी कि भारत में अगर आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो एकमेव साधन रेडियो है जी, और उसका एकमेव चैनल जो है वो ऑल इंडिया रेडियो है। इस बात की वैलिडेशन हुई इस बात से। अब वो प्रोग्राम देखिए शुरू हुआ 2014 में, जब उन्होंने कहा मुझे हल्की फुल्की मन की बातें करनी है, और आज वो 120 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। इन 120 एपिसोड्स में भारत के कितने लोग इन्वॉल्व हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। 50 करोड़ लोगों की इसकी लिसनरशिप है और आज की तारीख में 40 से ऊपर भाषाओं में इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो जब प्रधानमंत्री एक भाषा में बोलते हैं उस समय लोकल स्टेशंस में वहाँ की लोकल भाषाओं में इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस में कई देशों में ये साइमल्टेनियसली ब्रॉडकास्ट होता है और लोग इसको सुनते हैं। इसको मोनेटाइज भी किया गया, इसके शुरू में और आखिर में कुछ एड्स आती हैं और 2017-18 में 10% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल इंडिया रेडियो वाज द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनेटाइजिंग मन की बात। और उसमें भी बीच में तो प्रधानमंत्री जी माननीय बोल रहे हो तो बीच में तो ऐड आने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन पहले और आखिर में स्लॉट बेचे जाते थे और आज भी बेचे जाते हैं और ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है। उस कार्यक्रम का इतना इंपॉर्टेंस है। और वो जुड़े कैसे हैं कि एक ब्रॉडकास्ट से शुरुआत हुई, उसके बाद अब उसके मन की बात के बूथ हैं अलग अलग जगह पे, लोग जाते हैं उसमें सुझाव देते हैं, वो सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाते हैं, वहाँ वो वेट किए जाते हैं और उसमें जो कुछ अच्छे सुझाव, कुछ अच्छे पॉइंट्स जो हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री जी खुद करते हैं। तो लोगों से जुड़ने का कितना सशक्त साधन ऑल इंडिया रेडियो है, इसकी उन्होंने हमें वैलिडेशन दी है और हमें कहा कि साधन है और उसका उपयोग इतनी खूबसूरती के साथ विश्व में किसी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनीतिज्ञ ने या किसी और इंसान ने नहीं किया जितना माननीय मोदी जी ने मन की बात के रूप से भारत की जनता से जुड़ने का एक बहुत बड़ा एक सिलसिला चालू किया। बिल्कुल। तो इसीलिए इसका हमें वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। इसकी खास बात यह है कि 2014 से शुरू हुई है, आज तक चल रहा है, 11 साल से मन की बात कार्यक्रम चल रहा है। हमेशा इसमें मोदी जी ही बोलते हैं। सिर्फ एक बार बराक ओबामा को वो 2015 में लेके आए थे। दैट वाज द ओनली टाइम कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों ने एक ही रेडियो स्टेशन पे, एक ही माइक पे, एक ही कार्यक्रम में एक साथ भाग लिया। तो इसके कई फर्स्ट है इस प्रोग्राम के। ये प्रोग्राम अपने आप में शायद मुझे लगता है फर्स्ट इंस्टेंस है किसी हेड ऑफ स्टेट, एक प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से पूरे देश से जुड़ बातचीत कर रहे हैं और इतनी रेगुलरली कर रहे हैं। और कोई भी कार्यक्रम मिस होता हो ना होता हो मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मन की बात में प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निजी दिलचस्पी है जी। और वो किसी भी हालत में इस कार्यक्रम को मिस नहीं करते और लोगों की अपेक्षा भी रहती है कि ऐसा कार्यक्रम आएगा तो आज मन की बात में हमें क्या सुनने को मिलेगा। तो बहुत लोगों से जुड़े हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम, एक बहुत अच्छा साधन उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो को चुना है और रेडियो के माध्यम से अपने करोड़ों देशवासियों के पास वो पहुंचे हैं। बहुत ही प्रशंसनीय चीज है। तो चलिए, बहुत पॉजिटिव नोट पे मुझे लगता है हम इस पॉडकास्ट को खत्म कर सकते हैं। और 100 वर्षों की हमने बात करी नीलेश, और मुझे लगता है कि जो चेंजेस अब आ रहे हैं तो ये एक माध्यम, ऑल इंडिया रेडियो एक इंस्टीट्यूशन जिसने 100 वर्ष सर्वाइव करा है, आने वाले 150-200 सालों में भी रहेगा। और मैं
उम्मीद करता हूँ शायद कोई 150-200 साल होने पर ये पॉडकास्ट करेगा और रेडियो के 200 सालों के इतिहास का जिक्र करेगा। मुझे लगता है हम तो नहीं होंगे उस समय, लेकिन जो भी करेगा कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारे पॉडकास्ट का जिक्र करे कि 100 साल पहले इसके बारे में ऐसा पॉडकास्ट हुआ था। भगवान करे ऐसा ही हो, और ऑल इंडिया रेडियो जो है भारत की जनता से जुड़ने का अपना काम इसी तरह से करता रहे और सशक्त तरह से करे, यही मेरी प्रार्थना है। नीलेश, आप किताबी बातों में आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नीलेश कुलकर्णी, जिनके साथ मैंने डिस्कस करी उनकी बुक आकाशवाणी, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो के 100 वर्षों का लेखा जोखा, ऑल इंडिया रेडियो के 100 वर्षों का इतिहास। जैसा हमने डिस्कवर करा, ये सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। जो लोग नहीं जानते हैं, जानना चाहते हैं, मैं उन सबको ये बुक बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और आप समझेंगे इस बुक से कि कैसे एक रेडियो चैनल जिसने 100 वर्षों का भारत इतिहास अपने अंदर में समेटा है और हर भारतीय की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। जो लोग दिलचस्पी रखते हैं भारत के इतिहास को जानने में, मैं कहूँगा और हिस्ट्री बुक के साथ साथ इस बुक को आप जरूर पढ़िए। धन्यवाद।